मीनल भूमि को वहां से निकालकर सीधा किनारे ले गई। वह बुरी तरह से घबराई हुई थी और हाँफ रही थी। क्या हुआ मीनल, ऐसे क्यों मंदिर से खींच कर ले आई? अरे भगवान को प्रणाम तो करने देती। भूमि बोली, प्रणाम तुम्हें प्रणाम की पड़ी है। अगर वहां रुकती तो पहले ही दिन तुम्हारी नौकरी जाने का खतरा पैदा हो जाता। मीनल ने घबरा कर कहा। क्यों, ऐसा क्या था वहां? भूमि की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे वो खड़ूस वही था, बिल्कुल तुम्हारे बगल। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर उस पर पड़ गई और मैं तुम्हें जल्दी से खींच लाई, वरना तो आज हम दोनों की बैंड बजनी तय थी। मीनल ने कहा। भूमि ने कुछ नहीं कहा, वह बस एकटक आंखें फाड़े मीनल को देख रही थी। अब देख क्या रही हो, जल्दी चलो ऑफिस। उसके पहुंचने से पहले हमें ऑफिस पहुंचना है। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये भी मंदिर आएगा, वरना मैं आती ही नहीं। मेरे हाथ पांव अब तक कांप रहे हैं। अगर उसने हम दोनों को देख लिया होता तो आज इसकी झाड़ सुननी तय थी। अब जल्दी चल, वरना कब उसका मिजाज बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मीनल बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने सहमते हुए कहा, अरे इतना क्यों डर रही हो? मंदिर ही तो आए हैं, वो भी तो आया है, कोई चोरी थोड़े ना कर रहे हैं। अब क्या मंदिर आने में भी उसको प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है तुम सर से जरूरत से ज्यादा डरती हो। भूमि ने मुंह बिचका कर कहा। भूमि, तुम उसे जानती नहीं हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। किसी दिन उसके चक्कर में फंसोगी तब पता चलेगा। वैसे एक बात तो ठीक कहा तुमने, मुझे लगता है ये न उतना भी खड़ूस नहीं है। वैसा नहीं है जैसे बनकर रहता है। मुझे लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ही अकड़ू होने का दिखावा करता है, अंदर से कुछ और है। वरना मंदिर क्यों आता? मीनल ने कहा। मीनल, अब छोड़ो भी, चलो ऑफिस चलो। मैं पहले ही दिन ऑफिस में लेट नहीं होना चाहती, भूमि ने कोफ्त से कहा। और फिर दोनों ऑटो रिक्शा से कंपनी की तरफ रवाना हो गई। ऑफिस पहुंचकर मीनल ने भूमि से सबका परिचय करवाया और फिर एचआर डिपार्टमेंट में जाकर प्रदीप सर का रिकमेंडेशन देकर भूमि का ज्वाइनिंग लेटर बनवाया और भूमिका को उसका काम समझाने लगी। जैसे जैसे मीनल उसे बताती जाती, भूमि वैसे वैसे काम समझते जाती। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने के लिए बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स का क्रिएटिव और इम्प्रेसिव डिजाइन तैयार करने थे, जो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे और उसका स्टाइल और कलर कॉम्बिनेशन इतना यूनिक हो कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। भूमिका को ज्वाइन किए 1 हफ्ते हो गए। वह पूरी टैलेंट से अपना काम कर रही थी। ऑफिस का माहौल काफी ठीक था। हालांकि उसे काम करते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक कभी आरव से आमना सामना नहीं हुआ। मीनल ने भूमि को इतना डरा दिया था कि वह आरव के पास जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं फटकती थी। और शायद इसी वजह से अभी तक आरव से उसकी मुलाकात नहीं हुई। और तो और उसे अभी तक आरव का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि कोई भी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया था। मीनल तो उसे अकड़ू, खड़ूस, सड़ू कहकर बुलाती थी और बाकी सारे लोग सर। इसी वजह से भूमि को आज तक आरव का नाम ही नहीं पता था। ऐसे ही रोज की तरह भूमि ऑफिस पहुंची। आज वह थोड़ा सा लेट हो गई थी। वजह थी कि उसे अपने पापा को दिखाने डॉक्टर के पास जाना था। वह भागते भागते ऑफिस पहुंची और अपनी सीट पर बैठी। हाय मीनल, भूमि ने मुस्कुराकर कहा। हाय भूमि, मीनल ने उदास होकर जवाब दिया। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सर ने फिर आज सुना दिया क्या? भूमि ने मीनल का उतरा हुआ चेहरा देखा तो अंदाजा लगा लिया। हाँ यार, ये नौकरी न बड़ी खराब होती है, गलती किसी की भी सुननी सबको पड़ती है। मीनल ने मुंह बनाकर कहा। क्या हुआ, किसने क्या गलती कर दी? भूमि ने ऐसे ही उत्सुकता से पूछ लिया। यार भूमि, क्या बताऊं, छोड़ ना। तुम क्या करोगी जानकर, आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह सबको सुनने को मिली। तुम्हारी किस्मत ठीक थी जो आज तुम हाफ टाइम बाद आई, वरना आज तुम भी लपेटे में आ ही जाती। मीनल ने कहा। क्यों, सबको क्यों सुनने को मिली? भूमि की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अरे यार, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक टेंडर भरा था प्रदीप सर ने। अगर वो टेंडर हमारी कंपनी को मिल जाता तो सर का लाखों करोड़ों का फायदा होता। अपने सर को उम्मीद थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिलेगा,
क्योंकि उसके मैनेजर से प्रदीप सर की और बड़े सर की अच्छी खासी जान पहचान थी। और हमारी कंपनी ने पहले भी उस कंपनी के प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन अचानक से उस कंपनी में कोई इश्यू हो गया और मैनेजमेंट चेंज हो गया और कंपनी ने उस मैनेजर को निकाल दिया जिससे प्रदीप सर की सेटिंग थी। और इसी वजह से उसके सारे पास किए गए टेंडर और सारे प्रोजेक्ट को कंपनी ने कैंसल कर दिया और उसी में हमारी कंपनी का वह टेंडर भी फंस गया। अब जो नया मैनेजर आया है उससे कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं है, इसी वजह से सबका मूड बहुत उखड़ा हुआ है। बड़े सर ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खड़ूस उसने तो सुबह सुबह ही सबकी बैंड बजा दी। ना जाने क्यों हर वक्त इतना खुदक में रहता है। मीनल ने मुंह बनाकर कहा, क्यों मैनेजमेंट क्यों चेंज हो गया, क्या तुम्हें पता है? मीनल भूमि ने पूछा, बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत पता किया तो पता चला कि उसकी कंपनी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, क्योंकि वो मैनेजर वहां काम करने वाली लड़कियों को हैरेस करता था और वहां काम करने वाली कई लड़कियों ने लिखित रूप से उसके खिलाफ कंप्लेन भी किया था। और एक हफ्ते पहले तो किसी लड़की ने पूरे स्टाफ के सामने उसे बुरी तरह मारा था। मीनल ने बताया, क्या नाम बताया कंपनी का तुमने? भूमिका चौंक गई। इतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब चुपचाप काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उस खड़ूस हो पता चल जाए और हम दोनों को फिर से सुनने को मिले। भूमिका काम तो कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग मीनल की बातों में ही अटका हुआ था। ना जाने उसे क्यों लग रहा था कि हो ना हो उसकी पुरानी कंपनी का ही मैटर है। जब उसका ऑफिस ऑफ हुआ तो वह बाहर निकली और फिर उसने अपने पुराने कंपनी के एक दोस्त को जो उसका सीनियर भी था को कॉल किया। हेलो सर में भूमिका ने कहा। हेलो, अरे भूमिका तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? भूमिका ने पूछा। बस बढ़िया। भूमिका, तुम्हारे जाने के बाद से ही यहाँ पर भूकंप आया है। तुमने तो डेयरिंग दिखाई थी, उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के अंदर हिम्मत आ गया और उन्होंने नितिन के खिलाफ कंप्लेन कर दिया और फिर कंपनी ने नितिन को लात मारकर कंपनी से बाहर कर दिया और उसकी जगह पर माथुर सर को नया जनरल मैनेजर बनाया है। भूमिका की बाँछें खिल गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि मीनल जिसकी बात कर रही थी वो कोई और नहीं, उसी की पुरानी कंपनी थी जहां वो काम करती थी। भूमिका, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो, तुम्हारी पोस्ट अब भी खाली है और अब तो नितिन भी नहीं है, उधर से आवाज आई। नहीं सर, अब मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, भूमिका ने शराफत से मना करते हुए कहा। ओके, जब ज्वाइन कर लिया तब कोई बात ही नहीं है। सर, मुझे आपसे एक काम था, अगर आप मेरा फेवर कर दे तो? भूमिका ने पूछा। बोलो, क्या बात है? अगर मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर करूंगा, सामने वाले ने कहा। सर, जो एग्जीबिशन लगने वाला था उसका टेंडर मेरी इस कंपनी ने भी भरा था। अभी जहां मैं जॉब कर रही हूं, मेरे बॉसेज की नितिन के साथ मीटिंग भी हो चुकी थी शायद, लेकिन मैंने सुना है कि नितिन के अप्रूव किए गए सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने कैंसिल कर दिए। इसी वजह से मेरे इस कंपनी का टेंडर भी फंस गया और अब इनके पास आप लोगों के पास कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं है। तो सर, मेरे बॉस की एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिए माथुर सर से, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, ये लोग बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं, कंपनी को इनसे फायदा होगा, मैं पर सनली गारंटी लेती हूँ, भूमिका ने कहा। भूमि, तुम जानती हो माथुर सर को, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मैं तुम्हें उनका नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लेना। अब तो तुम्हें सारी कंपनी जानती है, तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम इस कंपनी की सुपरस्टार हो गई हो। वैसे भी माथुर सर तुम्हारा फेवर जरूर करेंगे, कहीं न कहीं तुम्हारी ही बदौलत उन्हें इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर का पोस्ट मिला है। क्या सर, आप भी? मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे ठीक लगा, भूमिका ने झेंपते हुए कहा। भूमिका, तुम्हें नहीं मालूम, नितिन ने पहले भी ऐसे काम किए थे, लेकिन सब तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थे। तुमने बहुत ही अच्छा सब दिखाया नितिन को, इससे न जाने कितनी लड़कियों को ताकत मिलेगी और तुम्हारी ही बदौलत और भी लड़कियों को हौसला मिला जिनके साथ इस आदमी ने बदतमीजी की था।
सामने वाले ने कहा थैंक यू सर। फिर ठीक है सर, आप मुझे माथुर सर का नंबर दीजिए, मैं बात कर लूंगी। भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक, मैं तुम्हें नंबर भेज देता हूँ। भूमिका वहां से निकालकर सीधा आरव के घर गई और बेल बजाया। थोड़ी देर बाद घर की काम वाली ने दरवाजा खोला। जी मैडम, क्या काम है? भाभी है क्या? भूमिका ने पूछा। हाँ मेम साहब है। आप कौन? काम वाली ने पूछा। मेरा नाम भूमिका है, भाभी से कुछ जरूरी बात करनी है। आप उनको जाकर मेरा नाम बता दीजिए और बोलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भूमिका ने कहा आप रुको, मैं आती है, काम वाली ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शालिनी खुद बाहर आई और भूमिका को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे भूमिका, आप अचानक से मुझसे मिलने? आओ आओ अंदर आओ, रमा जाओ, पानी लेकर आओ। भूमिका को देखकर शालिनी बहुत खुश हो गई थी। वह भूमिका को प्यार से पकड़कर प्यार से अंदर ले गई। और कैसी हो? शालिनी ने पूछा। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी है? भूमिका ने झिझकते हुए कहा। मैम भाभी से सीधा मैं। शालिनी ने बुरा सा मुंह बनाया। भूमिका झेप गई और उसने अपना मुंह विचकाया और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं वो बस ऐसे ही, सॉरी। अच्छा अब सॉरी भी? शालिनी ने एक बार फिर अपनी भौहें चढ़ाई। भूमिका ने कातर नजरों से शालिनी को देखा। शालिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और भूमिका को देखकर बोली, अरे घबराओ मत, मैं मजाक कर रही थी। और बताओ सब कैसा चल रहा है? ऑफिस के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। और आरव, उसका क्या हाल है? भाभी ने पूछा। आरव का नाम सुनकर भूमिका उछल पड़ी। कौन आरव? आप किसकी बात कर रही है? भूमिका ने चौंकते हुए कहा। अरे आप आरव को नहीं जानती? भाभी ने हैरान होकर पूछा। आई एम सॉरी, सच में मुझे नहीं पता कि आरव कौन। भूमिका बोली। कमाल है, 1 हफ्ते हो गया आपको ऑफिस जाते हुए, अभी आपकी मुलाकात आरव से हुई ही नहीं। क्यों, कभी अपने ऑफिस में बुलाया नहीं क्या? शालिनी हैरानी से बोली। मासूमियत से कहा। शालिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वाह क्या बात है, आपका भी जवाब नहीं है। अरे बुद्ध, वो भले ही खड़ूस और सड़ा सा रहता है, लेकिन आप पे कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। ये आपका सर है ना, ऊपर से भले कितनी नफरत दिखा दे, अंदर से मोम है। मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तक तुम दोनों का सामना सामना नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? शालिनी ने पूछा। भाभी, आज मीनल बता रही थी कि सर का मूड ठीक नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी का टेंडर कैंसल हो गया जिसमें काफी फायदा होने की संभावना थी। इसी वजह से सर बड़े टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाएगा। भूमिका ने गंभीरता से कहा। अरे भूमि, ये ऑफिस का टेंशन न ऑफिस में ही ठीक है। भगवान ने जितना नसीब में लिखा होगा मिलेगा, काम तो मिलेगा भी और छूटेगा भी। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं भाभी, अभी तक ऑफिस में कोई काम ही नहीं पड़ा। फिर मीनल बोल रही थी कि सर बहुत गुस्से वाले हैं, और अगर कोई लड़की बिना वजह उनके पास या उनके आसपास जाती है तो गुस्सा करने लगते हैं। इसी वजह से मैं खुद ही ऑफिस नहीं जाती, क्योंकि वहां पर सर बैठे होंगे। भूमिका ने मासूमियत से कहा। शालिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वाह क्या बात है, आपका भी जवाब नहीं है। अरे बुद्ध, वो भले ही खड़ूस और सड़ा सा रहता है, लेकिन आप पे कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। ये आपका सर है ना, ऊपर से भले कितनी नफरत दिखा दे, अंदर से मोम है। मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तक तुम दोनों का सामना सामना नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? शालिनी ने पूछा। भाभी, आज मीनल बता रही थी कि सर का मूड ठीक नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी का टेंडर कैंसल हो गया जिसमें काफी फायदा होने की संभावना थी। इसी वजह से सर बड़े टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाएगा। भूमिका ने गंभीरता से कहा। अरे भूमि, ये ऑफिस का टेंशन न ऑफिस में ही ठीक है। भगवान ने जितना नसीब में लिखा होगा मिलेगा, काम तो मिलेगा भी और छूटेगा भी। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेंशन लेने से क्या मिल जाएगा? शालिनी भाभी ने कहा। नहीं भाभी, बात वो नहीं है, दरअसल बात ये है कि मीनल बता रही थी
कि जो नए मैनेजर आए हैं उस कंपनी में उनसे कांटेक्ट करने का कोई सोर्स सर के पास नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान है, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। भूमिका ने कहा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शालिनी ने हैरानी से कहा। बोली, दरअसल मैं उसी कंपनी में काम करती थी, इसी वजह से मेरे पास कई सारे लोगों के कांटेक्ट है, तो अगर सर चाहे तो मैं बात करके एक मीटिंग फिक्स करवा सकती हूँ। अगर एक बार फिर से नए सिरे से अपने डिजाइन और कोटेशन को दिखाकर मीटिंग करे तो क्या पता हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए। भूमिका ने अपने आने का असली मकसद बताया, तो ये बात आपने उसको बताई क्यों नहीं? शालिनी ने हैरानी से कहा, भाभी वो मीनल कह रही थी कि सर बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें पसंद नहीं है कोई लड़की बिना वजह उनके ऑफिस में आए। मुझे ज्वाइन किए सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं, मैं अभी सर को उतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की और इसी वजह से उनके पास न जाकर आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी बात आपसे बेटर तरीके से कह पाऊंगी और अगर मेरे वजह से कंपनी का लाखों का फायदा हो जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। भूमिका ने कहा, ठीक है, मैं आज ही प्रदीप से बात करती हूँ, आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं प्रदीप को दे दूंगी, अगर जरूरी लगा तो वो आपसे बात भी कर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं भूमि, आप ना आरव से मत घबराओ, वो उतना भी बुरा नहीं है, बस उसने ये खड़ूस होने का लबादा ओढ़ रखा है। आप जब उससे मिलेगी और उसे समझेगी, उससे बात करेगी तो उसकी नाराजगी की वजह भी समझ जाएंगी। इस तरह अगर एक ही ऑफिस में रहकर आप दोनों मिलोगे नहीं तो आप दोनों की गलतफहमियां कैसे दूर होंगी? शालिनी भाभी ने कहा, जी भाभी जी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मेरी एक न एक दिन तो सर से मुलाकात होनी ही है, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं उनसे मिलने के लिए। भूमिका ने कहा, ओके भूमि, जैसा आपको ठीक लगे, मेरा तो यही कहना है कितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोनों आपस में बॉन्डिंग स्ट्रिंग कर लो, जिसकी वजह से आप दोनों को कोई प्रॉब्लम न हो, शालिनी भाभी ने कहा। इसके बाद काफी देर तक भाभी भूमिका से बात करती रही। भूमिका बार बार जाने की जिद करती, लेकिन शालिनी भाभी किसी न किसी बहाने से उसे रोक लेती। जब बहुत देर हो गई तो भूमिका अपने पापा का हवाला देकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। शाम को जब प्रदीप और शालिनी मिले तो शालिनी ने देखा कि प्रदीप का चेहरा उतरा हुआ था और वह उदास लग रहा था। आरव और पापा जी भी जब घर पर आए तो वो भी थोड़े परेशान थे। काफी देर तक तीनों ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन करते रहे। शालिनी ने पानी लाकर दिया और फिर अपने काम में लग गई। शालिनी प्रदीप के और सबके उदासी का कारण समझ रही थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आते आते रह जाए तो परेशान होना लाजमी था, लेकिन उसके पास उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, इसीलिए वह निश्चित थी। डिनर टेबल पर भी खामोशी थी, सब कोई आज एक दूसरे से बातचीत कम ही कर रहे थे, जिसकी वजह से शालिनी सबके ऊपर हल्की सी नाराज भी हुई और ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़कर आने की बात कही। सबके सब डिनर करने के बाद अपने 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 कमरे में चले गए। शालिनी अपना सारा काम निपटाकर जब अपने कमरे में आई तो देखा कि प्रदीप अभी तक जाग रहा था और आंखें खोले छत को एकटक घूरते हुए कुछ सोच रहा था। शालिनी ने कपड़े बदले, नाइट गाउन पहना और जाकर प्रदीप के पास लेट गई, लेकिन प्रदीप ने पलटकर उसे देखा तक नहीं और बस आंखें खोले किसी गहरे ख्याल में व्यस्त था। शालिनी ने जब प्रदीप को परेशान देखा तो उसका हाथ खींचकर उसने उसका तकिया बना लिया और अपना सिर प्रदीप के सीने पर रखकर उसे अपने हाथों से लपेट लिया। प्रदीप ने शालिनी को अपने दोनों हाथों के बीच में समेट लिया, लेकिन उसका सोचना बदस्तूर जारी रहा और उसने अभी तक शालिनी की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। हाँ, अपने हाथों से उसने शालिनी के सिर को हल्की हल्की थपकी देनी जरूर शुरू कर दी, मानो वो शालिनी को सुला रहा हो। इतना सब होने के बावजूद जब प्रदीप की तंद्रा नहीं भंग हुई तो आखिरकार शालिनी ने ही अपनी चुप्पी तोड़ी और हल्के से उचककर उसने प्रदीप का सिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? आज इतना परेशान क्यों हैं?
देख रही हूँ जब से आप लोग आए हैं सबके सब बुरी तरह परेशान है। शालिनी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं शालिनी, तुम सो जाओ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। प्रदीप ने मायूसी और उदासी से कहा। बताइए ना, क्या हुआ? क्या पता आपकी परेशानी का हल मेरे पास हो। आप बताइए तो सही मुझे, आप क्यों परेशान हैं? शालिनी ने दोबारा से पूछा। क्या बताऊं यार शालिनी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हाथ में आते आते निकल गया। अगर वो हमें मिल जाता तो फिर हमें काम की कोई टेंशन नहीं थी। प्रदीप ने उदास होकर कहा। और फिर प्रदीप ने शालिनी को शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान है? अरे काम मिलना न मिलना अपने नसीब के हाथ में है। क्या आपके परेशान होने से वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा? इस जरा सी बात के लिए आप अपने अपने बेडरूम में भी अपनी इतनी प्यारी सी और खूबसूरत पत्नी को प्यार करना छोड़कर इस टेंशन में डूबे हैं। शालिनी ने मुस्कुराते हुए रोमांटिक लहजे से कहा। शालिनी प्लीज, आज मूड ठीक नहीं है, दिमाग में बहुत टेंशन है। प्रदीप ने उदास होकर कहा। वो बहुत परेशान था। आप घबराए नहीं, मैं अभी आपका मूड ठीक कर देती हूँ, शालिनी बोली। शालिनी प्लीज जाओ, सो जाओ, मुझे सोचने दो, क्या पता दिमाग में कुछ क्लिक कर जाए, कहीं से कोई कांटेक्ट मिल जाए और हमें एक मौका मिल जाए। जाओ, तुम भी पूरे दिन काम करके थक गई हो, जाओ आराम करो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। प्रदीप ने शालिनी को समझाते हुए कहा। जिसके प्यारे से स्वीट से हस्बैंड इतना परेशान है, उसे कैसे नींद आ जाएगी? आप जानते हैं ना, आपके बाहों के तकिए के बिना मुझे भी नींद नहीं आती। वैसे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन बताऊंगी तभी जब आप हमसे एक प्रॉमिस करे। शालिनी के ओठों पर एक दिलफरेब और हसीन सी मुस्कुराहट थी। प्रदीप ने चौंक कर शालिनी की तरफ अपना चेहरा घुमाया। उसके आंखों में एक प्रश्नवाचक चिन्ह था, मानो कह रहा हो कि क्या सॉल्यूशन है? तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है? प्रदीप ने हैरानी से पूछा। पहले प्रॉमिस करे कि मैं जो गिफ्ट मांगूंगी आप दोगे, फिर बताऊंगी, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बताओ ना शालिनी, मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम्हें मस्ती सूझ रहा है। क्या सॉल्यूशन है, जल्दी बताओ? प्रदीप ने हैरानी से और बेहद उत्सुकता से पूछा। पहले प्रॉमिस, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। हाँ प्रॉमिस, अगर मुझे लगा कि तुम्हारे सॉल्यूशन से मेरा काम हो जाएगा और वो सच में काम कर जाएगा तो तुम जो कहो मैं पूरा करूंगा। तुम जो कहोगे लाकर दे दूंगा, प्रॉमिस। प्रदीप ने तुरंत ही हामी भर दी। अब तो बताओ, शालिनी से भूमिका और अपनी आज की मुलाकात का पूरा विवरण प्रदीप को बता दिया। कैसे भूमिका उससे मिलने आई थी और क्या क्या बातें हुई, सब कुछ। जैसे जैसे प्रदीप सुनता जाता उसके चेहरे की चमक बढ़ती जाता और पूरी बात खत्म होते ही प्रदीप खुशी से उछल पड़ा और लपक कर शालिनी को अपने बाहों में भरकर उसके दोनों गालों को चूम लिया। यू आर टू गुड स्वीट हार्ट, तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। ये लड़की तो कमाल की निकली, एक ही झटके में इसने हमारी सारी टेंशन खत्म कर दी। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शालिनी की पूरी बात सुनकर प्रदीप बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुशी से उसने शालिनी को अपने सीने से लगा लिया। प्रदीप को खुश देखकर शालिनी के ओठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली। तो लाइए मेरा गिफ्ट जो आपने प्रॉमिस किया था। शालिनी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर मासूमियत से कहा। बोलो मेरी जान, क्या चाहिए? अगर सच में ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो फिर जो तुम कहो वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रदीप ने शालिनी को दुलारते हुए कहा। नहीं, ये तो चीटिंग है। आपने प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने अभी सॉल्यूशन बता दिया तो आप मेरा गिफ्ट मुझे दोगे। अब आप कह रहे हो जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा। शालिनी ने झूठ मूठ का रूठने और नाराज होने का दिखावा किया। अरे प्रदीप शालिनी के इस हरकत से चौंक गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? प्रदीप ने प्यार से पूछा। बता दूं? शालिनी ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा। अरे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे? प्रदीप बोला। आप इधर आओ, मैं आपके कान में बताती हूँ, शालिनी ने प्यार से और शर्माते हुए कहा। प्रदीप का माथा सिकुड़ गया। वह शालिनी के पास थोड़ा और सरक आया और फिर अपने कानों को उसने उसके पास कर दिया।
शालिनी प्रदीप के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बेहद हल्की सी आवाज में बोली, मेरे कानों को ना मम्मी सुनने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी कि आपको पापा बना दूं, आरव को चाचू और मम्मी पापा को उनके साथ में खेलने के लिए उनका खिलौना दे दूं, आप ना मुझे एक बेबी गिफ्ट कर दे। इतना कहकर शालिनी ने शर्माकर अपना चेहरा प्रदीप के सीने में छुपा लिया। प्रदीप शॉक्ड रह गया, उसके ओठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने शालिनी के चेहरे को प्यार से ऊपर उठाया। शालिनी अपनी नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। आर यू श्योर? क्योंकि तुम्ही ने मना किया था। मैं तो कब से कह रहा हूँ, प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ श्योर श्योर, हाँ पहले मैंने मना किया था लेकिन अब नहीं कर रही हूँ। शालिनी का चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। ओके, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की? ये तो तुमने उल्टा मुझे सरप्राइज कर दिया। आज एक साथ दो दो खुशी दी है तुमने मुझे, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। और तो और वैसे भी तुमने खुशखबरी सुनाकर मेरा मूड ठीक कर दिया है, तो मैं अब तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। तो आप रेडी हैं ना अपना गिफ्ट लेने के लिए? इतना कहकर प्रदीप ने कमरे में जल रहे लाइट को ऑफ कर दिया और एसी का टेम्परेचर का बैलेंस सेट कर दिया, क्योंकि बहुत जल्द ही उनके बॉडी के टेम्परेचर का बैलेंस जो बिगड़ने वाला था। उन दोनों ने एक साथ एक सहमति से एक नई मंजिल की तरफ कदम रख दिया था, जो उनके जीवन में एक नई खुशियों को लेकर आता। अगली सुबह प्रदीप ने उठकर सबसे पहले भूमिका को फोन किया और उसे माथुर के साथ उसकी मीटिंग करवाने की रिक्वेस्ट की। भूमिका ने माथुर को फोन किया और उसने पर्सनली रिक्वेस्ट करके बात करके माथुर और प्रदीप की मीटिंग फिक्स करवा दी और उसे बस एक बार प्रदीप सर से मिलकर उसकी कंपनी का प्रेजेंटेशन देख लेने की गुजारिश की, जिसके लिए माथुर तैयार हो गया। जब यह बात भूमिका ने प्रदीप को बताया तो प्रदीप के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस काम के लिए वह 2 दिन से परेशान था, भूमिका ने वह काम इतनी आसानी से कर दिया। यह बात प्रदीप को खुश करने के लिए काफी थी। प्रदीप ने नाश्ते के टेबल पर आरव और अपने पापा को भूमिका के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने माथुर के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। भैया, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? कौन भूमिका? आरव भूमिका का नाम सुनकर चौंक गया। अरे वही लड़की जिसे 1 हफ्ते पहले मीनल के कहने पर कंपनी में रखा है। क्या कमाल की लड़की है। जिस काम के लिए हम सब इतने परेशान थे, उस काम को इस लड़की ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया और हमारी इतनी बड़ी टेंशन को दूर कर दिया। वो पहले इसी कंपनी में शायद काम करती थी। प्रदीप ने कहा। आरव का दिल धड़क उठा क्योंकि उसने भूमिका को वहां देखा था। तो क्या वही भूमिका है? उसकी अपनी भूमिका? तो क्या उसने वहां जॉब छोड़ दिया और उसके यहाँ ज्वाइन कर लिया? आरव सोचने लगा। अगर वह उसी के ऑफिस में पिछले 1 हफ्ते से काम कर रही थी तो फिर उसने क्यों नहीं देखा? क्यों उसे कुछ नहीं पता चला? और उसने भी एक बार भी मिलना जरूरी नहीं समझा? क्या उसे नहीं पता कि ये मेरा ऑफिस है? या फिर जानबूझकर वह उसे इग्नोर कर रही है? आरव ने मन ही मन सोचा। प्रदीप के मुंह से भूमिका के बारे में सुनकर आरव को बुरा लग रहा था। उसका दिल और दिमाग एक अजीब से कसमकस से भर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास हो या फिर गुस्सा करे। वह भूमिका के लिए खुश था क्योंकि भूमिका वहां सेफ नहीं थी। नितिन के इरादे ठीक नहीं थे, उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे भूमिका पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने एक बार भी उससे मिलने की जरूरत नहीं समझी। और तो और उसे लग रहा था कि ये भूमिका का एटीट्यूड है कि जानबूझकर वह आरव के सामने नहीं आई। प्रदीप ने भूमिका को फोन किया। थैंक यू सो मच भूमिका, तुमने सच में कमाल का काम किया है। जो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी उसे तुमने इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मीनल के कहने पर ही मुझ पर भरोसा करके अपने इस कंपनी में रखा है। ये जो मैंने किया ये मेरा फर्ज था। भूमिका ने कहा। वह भी खुश थी कि उसकी वजह से प्रदीप सर की टेंशन दूर हो गई। भूमिका, कब जाना है मीटिंग के लिए? प्रदीप ने पूछा। सर, आज ही जाना है। कल माथुर सर किसी काम से विदेश चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने आज का ही टाइम दिया है।
भूमिका बोली, ठीक है, हम लोग आज ही मिल लेते हैं। तुम एक काम करना, तुम भी हमारे साथ चलना, वो लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे चलने से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, प्रदीप सर ने कहा। और हाँ, मीनल से सारी डिजाइन वगैरह समझ लेना, तुम भी डिजाइनर हो तो तुम्हें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रदीप ने कहा, सर मुझे क्यों ले जा रहे हैं? भूमिका ने घबराकर कहा, अरे चलना, क्या दिक्कत है? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम रहोगी तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तुमने वहाँ पर काम किया है, सब तुम्हें पहचानते हैं। प्रदीप ने कहा, नहीं, परेशानी तो नहीं है। भूमिका ने झिझकते हुए कहा, ठीक है सर, मैं तैयार होकर आपसे ऑफिस में मिलती हूँ। भूमिका बोली, उसकी जरूरत नहीं है भूमिका, तुम तैयार रहना, मैं और आरव दोनों तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लेंगे। ऑफिस में आकर क्या करोगी? खामखा इतनी दूर आओगी फिर जाओगी, टाइम ही बेस्ट होगा। प्रदीप बोला, नहीं सर, मैं आ जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करेंगे? भूमिका ने घबराकर कहा। वो उन दोनों को अपने घर पर नहीं बुलाना चाहती थी, उसे झिझक हो रही थी। अरे क्या जरूरत है, हम आ जाएंगे ना, प्रदीप ने कहा। ठीक है सर, भूमिका ने थक हार कर आने की परमिशन दे दी। ठीक है, तुम अपने घर का एड्रेस मुझे भेज दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही पिक कर लूंगा। नाश्ता करके आरव और प्रदीप तैयार हो गए और भूमिका के घर की तरफ चल पड़े। प्रदीप भूमिका के घर के सामने पहुंचा। घर देखते ही आरव ने पहचान लिया, उसका चेहरा अनायास ही उदास हो गया। एक बार फिर से उसका दिल भूमिका के लिए मचल उठा। उसका दिल अब भी कहीं न कहीं भूमिका को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, लेकिन उसने अपने दिल की इच्छाओं को एक कोने में छुपाकर ये अपने चेहरे पर एक सख्ती का लबादा ओढ़ रखा था, और उसकी वही सख्ती उसे उसके दिल का सुनने से रोक रही थी। इतने दिनों बाद वह भूमिका को सामने से देखने वाला था। ये किस्मत और नसीब भी न कैसे कैसे खेल दिखाया है। जिस शख्स को भूलने की कोशिश करो, वही घूम के बार बार किसी न किसी तरीके से तुम्हारे आंखों के सामने आ जाता है, और यही आरव के साथ हो रहा था। भूमिका के घर के सामने पहुंचकर आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन भूमिका का रवैया याद आते ही उसने एक बार फिर से अपना वो लबादा ओढ़ लिया और चेहरे को कठोर बना लिया। आरव, जाओ, जाकर भूमिका को बुला लाओ, प्रदीप ने कहा। भैया मैं कैसे जा सकता हूँ? आरव भूमिका के सामने जाने से कतरा रहा था। आरव ने हकलाते हुए कहा, अरे क्यों नहीं जा सकते, जाओ, जाकर बुला लो, वो तैयार होगी, मैंने उसे बोल दिया था। अब 2 मिनट के लिए कहाँ गाड़ी पार्क करोगे? जाओ, जाकर बुला लाओ, 2 मिनट ही तो लगेगा, प्रदीप ने कहा। न चाहते हुए आरव को गाड़ी से उतरना पड़ा। वह बड़बड़ाते हुए भूमिका के घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला हुआ था। आरव हिचकिचाते हुए अंदर घुसा। उसने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सकुचाते हुए अंदर चला गया। उसने पूरे घर का मुआयना किया। घर की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अंदर एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। आरव ने अपने घड़ी पर नजर मारी, देर हो रहा था, इसीलिए वह उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिधर से आवाज आ रही थी। कमरे में 3 जन थे, भूमिका, उसकी मम्मी और पापा। भूमिका कपड़े पहनकर तैयार थी, बिल्कुल सादा सा लिबास, ठीक वैसा ही मिलता जुलता जैसा आरव ने नितिन के ऑफिस में देखा था। उसकी मम्मी, उसके पापा और वो तीनों एक साथ थे। पैरालिसिस अटैक की वजह से उसके पापा का बायां हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और बहुत ही अजीब लग रहा था। भूमिका ने अपने हाथ में कटोरी पकड़ रखा था और अपने हाथों से अपने पापा को कुछ खिला रही थी। पापा, बस थोड़ा सा है, इसे खा लीजिए, मैं लेट हो रही हूँ, सर आते ही होंगे, आप इसे खा लीजिए, फिर दवा खाकर आराम करना, भूमिका ने अपने पापा से कहा। भूमिका की पीठ आरव के तरफ थी, इसीलिए उसने आरव को नहीं देखा। भूमिका के घर की हालत देखकर आरव का दिल पसीज गया। उसे भूमिका की मजबूरी का आज जाकर एहसास हुआ कि क्यों वह ऐसी जगह काम करने को मजबूर थी, क्योंकि उसके पापा की हालत ठीक नहीं थी और घर में कमाई का और कोई जरिया नहीं था। भूमिका काम नहीं करती तो क्या करती?
अचानक से आरव को ट्रेन में देखे गए उसके पापा की याद आ गई। आरव का दिल उदास हो गया। कितने प्यार से और कितने अपनेपन से वो उससे बात कर रहे थे और क्या हालत हो गई है। ऐसा सोचकर आरव के दिल में एक दर्द सा उभर आया। उसे एक पल भी समझने में नहीं लगा कि क्यों भूमिका को जॉब करनी पड़ रही है और किस मजबूरी की वजह से वो नितिन के बदतमीजी को भी चुपचाप सहने को मजबूर थी। उसके घर की हालत उसकी कहानी बयान करने के लिए काफी थे। भूमिका के नितिन को कोई जवाब न देने की वजह उसे पता चल गई थी। आखिर वो करती भी क्या, ये जॉब करना उसकी मजबूरी थी, वरना उसका घर कैसे चलता। इसी वजह से वह नितिन की ज्यादती सह रही थी। आरव का दिल पिघलने लगा था। उसके दिल में भूमिका के लिए एक बार फिर प्यार उमड़ने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर भूमिका को बोले कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ, क्या मैं इतना पराया हूँ कि इतना जानने का भी हक नहीं है मुझे। उसके दिल में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा, लेकिन उसने उन सबको एक कोने में दबा दिया और प्रत्यक्ष बोला, हम लोग आ गए हैं, अभी वक्त लगेगा क्या, भैया नीचे इंतजार कर रहे हैं। वह यह बात बहुत प्यार से बोलना चाहता था, लेकिन शायद अब ऐसे ही बात करते करते उसकी आदत पड़ गई थी, इसीलिए उसके दिल की भावनाओं से अलग ये बात भी उसके जुबान से ऐसे निकली मानो उसे भूमिका के पर्सनल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। ना चाहते हुए उसका लहजा सख्त हो था और उसकी आवाज कड़ी निकली। आरव की सख्त आवाज सुनकर भूमिका जल्दी से पलटी और अपने सामने किसी अजनबी को देखकर उसके आंखों में खौफ सिमट आया। एक पल तो वह आरव को पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही पहचाना वह उछल पड़ी। उसके सामने आरव ही खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और उस पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। आरव आप, भूमिका के मुंह से निकला। शौक से उसका बुरा हाल था। तो क्या आरव की ही कंपनी थी वो जहां पर वो जॉब कर रही थी? इसी उधेड़बुन में वह उलझी हुई थी कि तभी एक बार फिर से आवाज गूंजी, अभी टाइम लगेगा क्या, भैया वेट कर रहे हैं। आरव ने अपने स्वभाव के अनुरूप तल्ख लहजे से पूछा, नहीं यार, आई मीन सर, बस हो गया, मैं रेडी हूँ, पापा को दवाई दे रही थी, सॉरी इंतजार करने के लिए। भूमिका ने खुद को संभालते आरव को अपने सामने पाकर भूमिका शॉक्ड हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरव से उसकी दोबारा मुलाकात ऐसे होगी। और फिर आरव का यह लहजा, भूमिका का आरव का ऐसे बेरुखी से बात करना और यह कड़ा रवैया तोड़ रहा था। लेकिन भूमिका की भी क्या गलती, आरव का लहजा ही ऐसा था कि भूमिका सहम सी गई थी। मम्मी आप पापा को दवा खिला देना, मैं जा रही हूँ, भूमिका ने अपने मम्मी को बोला और जल्दी से आरव के साथ बाहर निकल गई। आरव के चेहरे पर भले ही इस वक्त कोई हलचल नहीं दिख रही हो और बेहद शांत हो, लेकिन अंदर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। भूमिका से ऐसी मुलाकात उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। उसका दिल कर रहा था कि पलटकर पीछे पीछे आ रही भूमिका को एक बार देखे, लेकिन चाह कर भी वह नहीं पलटा और सीधा चलता हुआ गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आरव गाड़ी चला रहा था, प्रदीप पीछे बैठे हुए थे। भूमिका गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। भूमिका, आरव के बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, प्रदीप ने भूमिका से कहा। भूमिका ने दूसरे साइड का दरवाजा खोला और आरव के बगल बैठ गई। सीट बेल्ट लगा लो, भूमिका, प्रदीप ने एक बार फिर से कहा। भूमिका ने सीट बेल्ट खींची और लगाने लगी, लेकिन आरव से ऐसी अचानक से मुलाकात और बेरुखी सी बात और आरव को अपने इतने पास देखकर उसके हाथ पांव फूले हुए थे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह जानकर कि वह आरव के ही ऑफिस में काम कर रही है, वह पहले से घबराई और शौक में थी, और फिर अपने पुराने हरकतों को याद करके वह और ज्यादा परेशान हो गई थी। इसी वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और बेल्ट लग नहीं रहा था। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी जब भूमिका सीट बेल्ट नहीं लगा पाई तो शर्मिंदगी से भर उठी और कातार दृष्टि से आरव के तरफ देखा।
आरव का चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह अपने सीट से बिना कुछ कहे उठका और भूमिका के सीट की तरफ झुक गया। उसने बिना कुछ कहे भूमिका के हाथ से सीट बेल्ट ले ली और खुद अपने हाथों से सीट बेल्ट को लगाने लगा। ऐसा करते हुए वह भूमिका के बेहद करीब आ गया था। भूमिका सहम गई और पीछे खिसकना चाहा, लेकिन जाती कहाँ, पीछे सीट थी। आरव ने बेल्ट को खींचकर खांचे में फिट कर दिया और ऐसा करते हुए न चाहते हुए भी आरव और भूमि काफी नजदीक आ गए थे और दोनों के शरीर एक दूसरे से टच हो गया। आरव ने बेल्ट लंगाकर खुद को वापस अपनी सीट पर खींचा। उसने एक बार भी भूमिका की तरह नहीं देखा और ही उसके चेहरे का रंग बदला। उसने बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। भूमिका ने एक बार सिर घुमाकर प्यार से आरव की तरफ देखा, लेकिन आरव का सख्त एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखकर उसने कुछ नहीं कहा। भूमिका को ये बदला हुआ आरव बहुत बुरा लग रहा था। मीनल की एक एक बात उसके दिमाग में खटक रही थी कि आरव को लड़कियों से एलर्जी है। वो लड़कियों को देखकर भड़क जाता है और उन्हें सुनाता है, और उसका ऐसा एक्सप्रेशन लेश और कठोर चेहरा मीनल के बातों को प्रूव भी कर रहे थे। अचानक से उस आरव की याद आ गई जो उसे ट्रेन में मिला था। कितना बोलता था, कितना हंसता था, कितनी बातें करता था, और आज का आरव ऐसा लगता है कि वो कोई और था। तो क्या मेरी वजह से आरव इतना बदल गया? क्या मेरे एक थप्पड़ मारने की वजह से ही आरव ने अपने आप को इतना बदल लिया? क्यों मैंने उस समय वो हरकत कर दी? क्यों मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा? तो क्या आरव के इस रूखेपन की वजह मैं हूँ? भूमिका एक बार फिर से आत्मग्लानि से भर गई और उसकी आंखों में अनायास ही आंसू झिलमिलाने लगे, जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से अपने आंखों के अंदर ही छुपा लिया। तीनों उस कंपनी के ऑफिस पहुंचे। प्रदीप और भूमिका उतर गए। भैया आप चलो, मैं पार्क करके आता हूँ, आरव ने कहा। प्रदीप और भूमिका रिसेप्शन पर पहुंचे। भूमिका को देखते ही रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई। उसने भूमिका को पहचान लिया और फिर जो वाकया हुआ था उसकी वजह से भूमिका को लगभग सभी जानने लगे थे। जनरल मैनेजर को सबके सामने मारना ये कोई छोटी बात नहीं थी। अरे भूमिका, तुम यहाँ कैसे? रिसेप्शनिस्ट ने चहक कर पूछा। भूमिका मुस्कुराई और बोली, निकिता, वो माथुर सर से मीटिंग है हमारे सर की, वो आ गए हैं। क्या? हाँ आ तो गए हैं। तुम 1 मिनट रुको, मैं पता करती हूँ। और फिर उसने फोन मिलाया। सर, भूमिका आई है, कह रही है आपके साथ मीटिंग है, भेज दूं क्या अंदर? निकिता ने पूछा। 20 सेकेंड की खामोशी के बाद निकिता बोली, ठीक है सर। भूमिका, 2 मिनट वेट कर लो, सर थोड़ा सा बिजी है, उन्होंने बोला है फ्री होकर मैं बुलाता हूँ, फिर चली जाना, निकिता ने कहा। ओके निकिता, नो प्रॉब्लम, भूमिका ने मुस्कुराकर कहा। और बताओ भूमिका, क्या हो रहा है? तुमने जो सबक उस नितिन को सिखाई उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हुई और उन्होंने भी फिर उस नितिन के खिलाफ कंप्लेन कर दिया। पता है, उसने मुझे भी ट्राई किया था, लेकिन मैंने भाव नहीं दिया, बहुत घटिया इंसान था। अच्छा हुआ तुमने उसे सबके सामने पीट दिया। तुम्हारे जैसे 2-4 लड़की और हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि लड़कियों को परेशान करे कोई। निकिता भूमिका की तारीफ करते हुए बोली। भूमिका मुस्कुराकर रह गई, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आरव अंदर आया। 6 फीट के आसपास का कद, गोरा चिट्ठा, हल्की सी दाढ़ी, ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट, आंखों में ब्लैक ग्लासेस और पैरों में ब्लैक शूज। आरव बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। निकिता ने आरव को देखा तो अनायास ही उसकी तरफ खींच गई। यस सर, उसने आरव से पूछ लिया। निकिता, वो हमारे आरव सर है, हमारे साथ ही है, भूमिका ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि कहीं आरव निकिता को झाड़ न दे। ओह ओके, निकिता ने ठंडी सांस ली। थोड़ी देर बाद बुलावा आ गया और तीनों अंदर पहुंच गए। भूमिका ने माथुर सर को देखते ही मुस्कुराकर नमस्ते किया। आओ आओ भूमिका, द ब्रेव गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। माथुर सर ने मुस्कुराकर भूमिका का स्वागत किया। माथुर सर की उम्र करीब करीब 50 से 55 की रही होगी। वो काफी गोरे चिट्टे थे, लेकिन उनका कद थोड़ा छोटा था।
आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा था और बाल लगभग आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे। सर, ये मेरे सर प्रदीप सर है और ये उनके छोटे भाई आरव सर। भूमिका ने मुस्कुराते हुए आरव और प्रदीप का परिचय करवाया। हेलो सर, प्रदीप ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। माथुर सर ने हाथ मिलाया और सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप लोग, चाय कॉफी? माथुर सर ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं थैंक यू सर, अभी अभी जस्ट नाश्ता करके घर से निकले हैं। प्रदीप ने मुस्कुराकर मना कर दिया। ये भूमिका आप लोगों को कहाँ से मिल गई भाई? ये तो हमारे कंपनी की सबसे फेमस एम्प्लॉय हो गई है। जिस बहादुरी से इसने नितिन जैसे घटिया आदमी को सबक सिखाया है, ये सभी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। ये बहुत अच्छी लड़की है और मेहनती भी है। माथुर ने भूमिका की तारीफ की। कहीं न कहीं भूमिका ही वो वजह थी कि जिसकी वजह से उन्हें ये जनरल मैनेजर का पोस्ट मिला था। प्रदीप ने प्यार से भूमिका की तरफ देखा। वो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा रही थी। अब बताओ किस लिए आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? माथुर सर ने पूछा। रे भूमिका, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ बेटा। माथुर सर ने भूमिका को खड़ा देखा तो बोले, नहीं सर मैं ठीक हूँ। भूमिका बोली, अरे बैठ जाओ, आराम से बैठकर बात करो, घबराओ मत जेड। माथुर सर ने कहा। प्रदीप ने माथुर को पूरी बात बताई और फिर उसे अपने सारे डिजाइन दिखाए, अपने किसी गए काम दिखाए और जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो भी दिखाया। आप लोगों को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का काम भी इम्प्रेसिव है, लेकिन दिक्कत ये है कि नितिन का कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होने में दिक्कत है। इसीलिए आप लोग एक काम करो, नए सिरे से सब कुछ करो, एक नया टेंडर, नया कोटेशन, सब कुछ आप मुझे मेल करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। माथुर सर ने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं जरूर करूँगा सर। एक बार अगर ये प्रोजेक्ट आपने हमें दे दिया तो फिर मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। प्रदीप बोला। सर, प्रदीप सर की सबसे बड़ी खासियत है, भले ही उनका नुकसान हो जाए लेकिन जो कमिटमेंट उन्होंने कर दी उससे पीछे नहीं हटते और क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करते। आप मेरे कहने पर एक बार सर को यह प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं पर्सनली गारंटी लेती हूँ आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी। भूमिका ने कहा। अरे वाह, इतनी जल्दी आप इतना कुछ जान गई अपने नए कंपनी और प्रदीप सर के बारे में। आई अप्रिसिएट योर डेडिकेशन ऑफ योर न्यू कंपनी। माथुर सर मुस्कुराते हुए बोले। सर, किसी को जानने के लिए सिर्फ 1 मिनट काफी होता है। 1 ही मिनट में आदमी की पहचान हो जाती है कि वो अच्छा है या बुरा। और मैं इस बात की गारंटी इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है प्रदीप सर बहुत अच्छे हैं और आपको उनसे कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। भूमिका ने कहा। और ये उनके छोटे भाई, उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो अच्छे नहीं है? माथुर साहब ने मजाकिया लहजे से पूछा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो भी अच्छे हैं सर, में तो बस ऐसे ही वो भी बहुत अच्छे हैं। भूमिका एक पल को गड़बड़ा गई और झेंपते हुए बोली। अचानक से माथुर सर का ठहाका गूंज पड़ा और प्रदीप सर भी हंसने लगे। भूमिका उल्लू की तरह आंखें झपकाकर दोनों को हंसते देख रही थी। दोनों भूमिका को ही देख रहे थे। अरे भूमिका, घबराओ मत, मैं मजाक कर रहा था। गुड जॉब भूमि, ये होता है एम्प्लॉय का काम। हर हाल में अपनी कंपनी को सपोर्ट करे, उसका फायदा करवाए, वो जहां पर भी हो उसके फायदे का ही सोचे जो तुम कर रही हो। माथुर सर बोले। प्रदीप जी, मुझे भी आप दोनों अच्छे लोग लगे, मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपकी ही कंपनी करे। फिर भूमिका मेरी एक्स एम्प्लॉई है, अगर वो आप लोगों को लेकर आई है तो जरूर मैं आप लोगों की मदद करूंगा, डोंट वरी। माथुर सर बोले। ये लीजिए मेरा कार्ड, इस पर मेरी मेल आईडी भी है, मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रहे कि मेरे या मेरे कंपनी के साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कंपनी को मैं हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की नितिन के साथ कैसी डीलिंग थी,
लेकिन अब नितिन नहीं है, मैं हूँ पुराना, जो कुछ होता था वो नहीं होगा, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ और ये बात भूमिका को मालूम है। मुझे उम्मीद है इसने आप लोगों को बता भी दिया होगा मेरे बारे में, माथुर ने धमकी भरे लहजे से कहा। आप फिक्र मत कीजिए सर, एक बार हमें मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी, प्रदीप सर ने कहा। ओके, कल तक मुझे सब कुछ भेज देना, मैं उसे आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है। वो तो भूमिका ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, इसी वजह से मैं आप लोगों से मिलने को राजी हुआ, वरना वक्त नहीं था मेरे पास, माथुर ने कहा। ओके सर, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, प्रदीप जी मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़े हुए। प्रदीप सर बहुत खुश थे, आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो गई थी। वो तीनों बाहर निकले, अचानक से प्रदीप सर बोले, आरव मुझे कुछ काम था यार, चांदनी चौक जाना है। कब? आरव ने पूछा। अभी अब यहाँ तक आया था तो सोच रहा हूँ चल के एक काम है निपटा लूं, प्रदीप जी बोले। भैया ऑफिस में पापा आज जा भी नहीं पाए होंगे, हम दोनों यही हैं, तो ऑफिस का काम, आरव ने कहा। एक काम करो, तुम भूमिका को लेकर चले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगा, क्योंकि चांदनी चौक में काफी भीड़ भाड़ भी रहती है, तो गाड़ी से जाना ठीक नहीं है, प्रदीप जी बोले। आप कहाँ परेशान होंगे, मैं चला जाता हूँ ना, आप मुझे बता दो क्या काम है, आरव ने कहा। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, प्रिंटर के इंक लेने हैं, मैंने मंगवा रखे हैं, ये होंगे, दंग खत्म होने वाली है, उसके कोड होते हैं, तुम्हें नहीं पता है, मुझे ही जाना पड़ेगा, प्रदीप जी ने कहा। तो फिर क्या करना है? कैसे करना है? आरव ने पूछा। तो क्या, तुम मुझे ड्रॉप कर दो और भूमिका को लेकर तुम निकल जाओ, मैं इंक लेकर के टैक्सी से आ जाऊंगा, प्रदीप जी ने कहा। अकेले में इनके साथ आरव का एटीट्यूड जाग गया। उसने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, भूमिका क्या तुम्हें खा जाएगी? और हाँ, ध्यान रखना, बिना वजह उस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप उसे बिना कुछ सुनाए ले जाकर ऑफिस में छोड़ देना। प्रदीप आरव की आदत से वाकिफ था, उसने आरव को हिदायत देते हुए कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप अपनी गाड़ी घुमा ली और चांदनी चौक की तरफ चल पड़ा। प्रदीप को ड्रॉप करने के बाद आरव ने कंपनी की तरफ वापस गाड़ी घुमा ली। भूमि और आरव इस वक्त गाड़ी में अकेले थे। आरव के साथ इस तरह बिल्कुल अकेले भूमिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे रास्ते आरव ने एक बार भी भूमिका को नजर उठाकर भी नहीं देखा। भूमिका भी सिर झुकाए बैठी रही। दोनों के दिल में बहुत कुछ था कहने को, इतने दिनों बाद दोनों आमने सामने थे, लेकिन दोनों के जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, मानो दोनों को सांप सूख गया हो। भूमिका ने एक दो बार आरव के चेहरे की तरफ नजर उठाकर देखा, लेकिन आरव के चेहरे की सख्ती देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बात भी करती, और मीनल ने उसे अलग से हिदायत दी थी कि कभी आरव के करीब आने की कोशिश भी नहीं करे। इसीलिए भूमिका ने कुछ नहीं बोला। आरव भूमि को लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। अरे भूमिका, आज फिर लेट हो गई, पापा को दिखाने जाना था क्या? मीनल ने भूमिका को देखकर पूछा। नहीं, सर के साथ कही गई थी, भूमिका ने कहा। सर के साथ? कौन से सर के साथ? मीनल ने हैरानी से पूछा। प्रदीप सर और आरव सर दोनों थे, भूमिका बोली। आरव सर भी थे, कहा गई थी, फिर आई कैसे? मीनल के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आरव सर लेकर आए, एक जरूरी काम था, वो जिस कंपनी का टेंडर कैंसल हो गया था उसी कंपनी में आज दोनों सर की मीटिंग थी, इसीलिए प्रदीप सर ने मुझे भी चलने के लिए कहा था। भूमिका ने बताया। क्या बात कर रही है? प्रदीप सर ने तुझे भी चलने के लिए कहा, मतलब तुझे क्यों लेकर गए? मीनल ने उत्सुकता और हैरानी से पूछा। अरे मीनल, ये वही कंपनी थी जहां मैं यहां आने से पहले काम करती थी, वहां सब कोई मुझे जानते हैं, और जिससे प्रदीप सर की मीटिंग होनी थी उससे मैंने ही मीटिंग अरेंज करवाई थी, इसीलिए वो मुझे लेकर गए थे। भूमिका ने कहा। रे वाह, क्या बात है यार, तू तो आते ही छा गई,
अगर सर का काम हो गया तब तो इस कंपनी में तेरी अहमियत मुझसे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मीनल ने मजाक मजाक में कहा। क्या बात रही हो मीनल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं जानती थी माथुर सर को, इसीलिए मुझे साथ ले गए। इससे कोई अहमियत वाहमियत नहीं बढ़ रहा। और फिर कितनी भी अहमियत बढ़ जाए मैं यह कभी नहीं भूल सकती कि यह जॉब मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। मीनल भूमिका सच में मीनल की एहसानमंद थी। क्या बात है मेरे प्यारे, दिल खुश है, तुम प्यार करते हो। मीनल खुश होकर बोली। वैसे एक बात बता, उस अकड़ू के साथ आई, उसने कुछ कहा नहीं तुम्हें? मीनल ने हैरानी से पूछा। नहीं, क्या कहेंगे, कोई बात ही नहीं हुई। मैं चुपचाप बैठी थी और वो भी चुपचाप बैठे, हमने कोई बात ही नहीं की। भूमिका ने नजर झुकाकर कहा। हम्म, सही बात है, वो बंदा ऐसा ही है। मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि वो बंदा स्ट्रेट है भी या नहीं। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है जरूर कुछ चक्कर है। वरना तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की बगल बैठी है, ये नहीं कि किस कर ले हम कर ले। पता नहीं हर वक्त क्या सड़ूसा शकल बनाए रखता है। मीनल ने किलस कर कहा। ये मीनल चुप करो यार, क्या बोल रही हो? आरव सर ऐसे नहीं है। भूमिका ने घबराकर तपाक से मीनल को टोका। तुमको बड़ा मालूम है, अभी आए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, तुम्हें पता चल गया कैसे? मीनल ने पूछा। कैसे क्या? मुझे ऐसा लगता है। और क्या? अच्छा अब चुप रहो और काम करो मेरी बहन, मेरे पास बहुत काम है। भूमिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ तो मैंने कहा रोक रखा है, करो ना, तुम ही उस खड़ूस की तरफदारी कर रही हो। मीनल ने मुंह बनाकर कहा। भूमिका ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद आरव ने प्यून को मीनल को बुलाने के लिए भेजा। प्यून ने आकर मीनल को कहा कि आरव सर बुला रहे हैं। तो मीनल घबरा गई और बुरी तरह सहम गई। अब ये मुझे क्यों बुला रहा है? अब मैंने क्या किया है? कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? अब ना जाने किस बात पर आज मुझ पर चिल्लाएगा। इतना तो आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में डांट नहीं खाया होगा जितना इस बंदे में मुझे अकेले सुना दिया। दिल करता है जॉब ही छोड़ दूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। आरव के बुलाने से मीनल ने कुड़ते हुए बड़बड़ाई। अरे मीनल, पहले से ही एज्यूम मत करो, क्या पता कुछ वैसे ही काम हो। भूमिका ने मीनल को समझाते हुए कहा। हम्म, वैसे काम आज तक तो पड़ा नहीं। आज तक जब भी ऑफिस में बुलाया है सिर्फ मुझे डांटने के लिए ही बुलाया है। अगर आज बिना वजह सुनाएगा तो कल के कल प्रदीप सर से बोलकर या तो मैं अपना प्रदीप सर के यूनिट में ट्रांसफर करवा लूंगी या फिर ये जॉब छोड़ दूंगी। कहे देती हूँ, अब मैं इसका टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीनल उदास होकर बोली। चलो जा रही हूँ, देखती हूँ क्या काम पड़ा है, मीनल ने कहा और चली गई। ऑफिस में धड़कते दिल से मीनल घुसी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर घबराहट और पसीने की बूंदें साफ साफ दिख रही थी। आरव अपना सर पकड़े मुंडी झुकाए बैठा हुआ था। यस सर, आपने बुलाया? मीनल ने डरते डरते पूछा। आरव ने अपना सिर ऊपर उठाया और बोला। हाँ मीनल, आओ आओ बैठो। वहाँ क्यों खड़ी हो? मीनल को इतनी दूर खड़ा हुआ देखकर आरव बोला। आज उसका लहजा हद तक ठीक था। मीनल को उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसे बात करेगा। वो आश्चर्यचकित होकर आरव को देख रही थी, मानो आरव ना होकर कोई भूत हो। वह अपने जगह से हिली भी नहीं, बस आरव को देखे जा रही थी। क्या हुआ? मैंने बोला आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव ने मीनल को खड़ी की खड़ी देखकर दोबारा से कहा। जी सर। मीनल घबराकर आई और आरव के सामने कुर्सी पर बैठ गई। आरव परेशान हो गया, जैसे मीनल को इस तरह से बुलाना उसे खुद को अच्छा लगा हो। आई एम सॉरी मीनल, तुम घबराओ मत, मुझे तुमसे कुछ वैसे बात करना है, आरव झेंपते हुए बोला। मीनल आश्चर्य के सागर में गोते लगा रही थी। आरव का आज का रवैया उसके समझ से परे था। वो खुद हैरान थी। जी सर बोलिए, क्या बात करनी है? मीनल ने हकलाते हुए पूछा। मीनल तुम घबराओ मत, ये लो पानी पी लो, फिर आराम से बात करेंगे। इतना कहकर आरव ने अपने सामने के पानी के गिलास को मीनल की तरफ सरका दिया। मीनल को शायद उसकी जरूरत भी थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के गिलास उठाया
और पूरा पानी पी गई। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हुई। आरव यह रवैया देखकर उसके दिल से आरव का डर भाग गया और उसकी जगह उत्सुकता जाग गई। जी सर बोलिए, क्या बात करनी है? मीनल ने गंभीरता से पूछा। मीनल, ये जो नई लड़की आई है भूमिका, ये कैसी है? मेरा मतलब काम करने में कैसी है? आरव ने सकपकाते हुए पूछा। सर ठीक है, अच्छी है, दिमाग की तेज है, क्रिएटिव भी है। उसके पीछे हम सबको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मीनल ने कहा। हम्म। आरव ने लंबी सांस ली। कैसे जानती हो इसे? मैंने सुना है कि भैया से तुमने ही सिफारिश की है उसे रखने की। ये कहाँ मिल गई तुम्हें? आरव ने पूछा। सर बस स्टॉप पर मिले थे, जहाँ से ये बस पकड़ती थी। ऐसे ही बातों बातों में दोस्ती हो गई और फिर इसने अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताई तो मैंने प्रदीप सर से बात की। उन्होंने मुझसे पहले ही किसी डिजाइनर के लिए बोला था मुझे, तो जब मैंने बताया तो उन्होंने रख लिया। मीनल ने कहा। कितने दिन से काम कर रही है यहाँ पर? कितने तारीख को ज्वाइन किया था? आरव ने पूछा। मीनल ने डेट बताया। हम्म। और कुछ जो इसके बारे में जानती हो तुम? आरव ने पूछा। नहीं सर, और तो कुछ नहीं पता। क्या बात है सर, कोई बात हो गई क्या? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? लड़की बड़ी अच्छी है सर, मेहनती है और सबसे बड़ी बात सीधी साधी है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी और मैंने उसको सब समझा भी दिया है। आपकी पसंद और नापसंद भी बता दी तो वह उसका भी ध्यान रखेगी और आपको कभी परेशान भी नहीं करेगी। मीनल ने कहा। सर क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? मीनल ने डरते डरते पूछा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आरव जल्दी से बोला। सर ये लड़की बहुत ज्यादा इमोशनल है, अगर कभी इससे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लेना। आप मुझे बता देना, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। वैसे भी बेचारी बड़ी मुसीबत में है, इसके पापा को पैरालिसिस अटैक आया है तो इस समय वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। मीनल ने आरव का मूड ठीक देखा तो लगे हाथ भूमिका की सिफारिश कर दी। मीनल की बातें सुनकर अनायास ही आरव खिलखिलाकर हंस पड़ा, यह सोचकर कि मीनल भूमिका के बारे में उसे बता रही है, जबकि उसे पहले सब पता है। वो मीनल की मासूमियत पर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया और उसे इस बात पर भी हंसी आई कि मीनल उससे डर भी रही थी और भूमिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, जिससे वह कभी उस पर गुस्सा न करे। मीनल का निस्वार्थ स्नेह भूमिका के लिए देखकर आरव का दिल खुश हो गया और वह मीनल के इस अंदाज से हंस पड़ा। आरव को इस हंसते शायद मीनल ने पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे यकीन भी नहीं हुआ कि आरव ऐसे भी हंस सकता है। उसे लगा रहा था कि वह सपना देख रही थी, वह तो बस अपना मुंह खोले आरव को देखे जा रही थी। ओके ओके, अगर वो गलती करेगी तो उसे नहीं डांटूंगा, उसके हिस्से की डांट भी तुम खा लेना बस। आरव मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मीनल एक बात बताओ, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता हूँ क्या? सब मुझसे डरते हैं क्या? आरव अचानक गंभीर हो गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मीनल ने जल्दी से कहा। वैसे सच तो यह है कि थोड़ा थोड़ा तो करते हैं। मीनल ने मासूमियत से अपनी उंगली को अंगूठे से सटाकर दिखाते हुए हिचकिचाते हुए कहा। तो फिर बताओ, ऑफिस में मेरा क्या नाम रखा है? तुम लोगों ने सड़ू, खड़ूस, अकडू, गुसैल या कुछ और क्या कहकर मुझे बुलाते हो? आरव मुस्कुराते हुए बोला। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब आपको सर कहते हैं। मीनल सकपका गई मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने जल्दी से घबराकर कहा। आरव मुस्कुराकर रह गया। अच्छा ये लो, ये तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से जाओ, जाकर शॉपिंग कर लेना। तुमने मुझसे गुस्से में बिना वजह बहुत सारा डांट खाया है, आज बिना वजह कुछ और सही, क्योंकि मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। आरव ने जेब से 5,000 रुपए निकाले और मीनल को पकड़ाते हुए बोला। मीनल आरव के आज के व्यवहार से पहले से ही हैरान थी, लेकिन आज तो आरव जैसे उसे सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा था। ये किस लिए सर? मीनल ने हैरानी से पूछा। भूमिका को इस कंपनी में लाने के लिए, क्योंकि अगर तुम उसे न लाती तो फिर शायद हमारा लाखों का नुकसान हो जाता।
तुम उसे लेकर आई और उसी की वजह से हमें वापस से वो ऑर्डर मिलने की उम्मीद है जो हमारे हाथ से लगभग निकल चुका था। आरव बोला, अरे सर ये तो मेरा फर्ज था, अब इसकी क्या जरूरत है। मीनल ने औपचारिकता बस मना करते हुए कहा तो नहीं चाहिए, रख लूं क्या वापस। आरव ने मुस्कुराते हुए पैसे वापस रखने की उपक्रम किया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लेती हूँ। मीनल ने झट से आरव के हाथ से पैसे ले लिए जैसे अभी आरव का इरादा बदल जाएगा। आरव मीनल को इतनी तेजी से पैसे लेते देखकर हंस पड़ा। जाओ अब अपने टेबल पर जाओ, और हाँ सुनो मीनल, तुम उसका ध्यान रखना, तुम सीनियर हो, उसे गाइड करते रहना, ठीक है। आरव बोला, जी सर जरूर। सर एक बात बोलूं, एक रिक्वेस्ट और कर सकती हूँ। मीनल ने आरव डरते डरते पूछा। हाँ क्या बोलो। आरव ने प्यार से ही पूछा। सर आप ऐसे ही हंसते रहा करे, आज आप खुश हैं तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आपसे डर भी नहीं लग रहा है, वरना आप जब बुलाते हैं तो जान सूख जाती है। हंसते हुए आप बहुत प्यारे लगते हैं। जब आप मुस्कुराते, बाकी की बात उसके अंदर ही रहेगी। मीनल, गो बैक एंड टेक योर सीट एंड डू योर वर्क। आरव ने हल्की सी मुस्कुराहट और हल्के से तेज आवाज के साथ मीनल को झिड़का और कहा। मीनल के लिए इतना ही काफी था। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। उसके इस तरह जाते ही आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरव ने अपना सिर कुर्सी पर टिका लिया और मन ही मन बोला, भुक्कड़ अब बताता हूँ तुम्हें कि आरव कैसा है और उसे तुमने कितना गलत जज कर लिया था। उस दिन तुम्हारी जुबान से निकली बोली गोली की तरह मेरे दिल में अब तक धसी है। भूमि, मेरे गाल पर पड़ा थप्पड़ तो मैं कब का भूल चुका हूँ, लेकिन जो तुमने मुझे कहा था उसकी टीस अब तक नहीं गई है। मेरा दिल जानता है कि मैंने तुम्हें उस दिन गलत इरादे से नहीं छुड़ा था, बल्कि सच में पहली लड़की तुम थी जिससे मुझे प्यार हो गया था, और मैंने तो तुम्हारे साथ न जाने कितने सपने देख लिए थे, लेकिन तुमने क्या किया। और अब भी इतना एटीट्यूड की अपनी गलती पर माफी मांगना तो दूर, बात करना भी गवारा नहीं है। अब जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए तुमको रियलाइज नहीं करवा दूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा। मेरे सच्चे एहसासों को जो तुमने रौंद दिया है ना, मेरे पहले प्यार की जो तुमने अपने नफरत के तराजू में तौल कर सरेआम बोली लगाई है ना, उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मिस भूमि, आरव खुद से ही खुद बातें करते हुए बोला। मीनल आज आरव के ऑफिस से निकलकर मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए चहकते हुए ही वो भूमिका के पास पहुंची। शायद पहली बार आरव के केबिन से निकलकर भी वह हंस रही थी, वरना आज तक तो सिर्फ डांट खाकर मुंह लटकाए ही वापस आई थी। मीनल ने पीछे जाकर भूमिका को गले से लगकर झूल गई। भूमिका इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अचानक से मीनल के इस तरह गले लगने से हड़बड़ा गई। मीनल क्या कर रही हो? भूमिका ने कसमसा कर कहा। अरे भूमिका, आज तो आरव सर का एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो उतना भी बुरा नहीं है यार, दिल का अच्छा है। मीनल खुश होकर बोली। तुम और आरव सर की तारीफ कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भूमिका ने आश्चर्य से कहा। हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या होगा? मीनल ने कंधे उचकाकर कहा। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आरव सर के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार जाग गया? भूमिका ने उत्सुकता से पूछा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ भूमिका, मीनल ने कहा। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? लग रहा है आज आरव सर ने तुम्हें डांट नहीं लगाई। भूमिका का सस्पेंस से बुरा हाल था। नहीं यार, आज आरव सर ने मुझे डांटने के लिए नहीं बल्कि गिफ्ट देने के लिए बुलाया था। आज तो आरव सर के मुंह से फूल झड़ रहे थे। आज इतने दिनों में पहली बार मैंने उनको हंसते हुए देखा। मुझे लगता है वो भी तुम्हारी वजह से। मीनल खुशी से झूमते हुए बोली। मीनल पहेलियां मत बुझाओ यार, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? भूमिका ने परेशान होकर पूछा। मीनल ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी चाहते हुए भूमिका को बताई। मैं नहीं कह रही थी तुम इतना मत घबराया करो, लेकिन तुम खामखा ही डर रही थी। पूरी बात सुनकर भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। भूमिका, मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि आरव सर और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हैं।
अचानक से मीनल बोली, क्यों, ऐसे कैसे लगता है? भूमिका ने सकपका कर पूछा। बस ऐसे ही, मुझे कोई वजह तो नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे और सर के बीच में कोई न कोई कनेक्शन तो है। मीनल गंभीर होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा ज्यादा सोच रही हो। वैसे मेरी वजह से गिफ्ट मिला है, अब उसमें से मुझे क्या दे रही हो? भूमिका ने बात को बदलते हुए मुस्कुराकर पूछा, तुम सारा रख लो यार, मुझसे आरव सर ने आज ऐसे बात की, मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही है। मीनल ने खुले दिल से कह दिया। नहीं मीनल, तुम्हें मिला है, तुम रखो, मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन बस अब आरव सर को अब से अकड़ू खड़ूस कहना बंद कर दो, वरना अगर किसी दिन उन्होंने सुन लिया तो फिर तुम गई काम से। भूमिका मुस्कुराते हुए बोली। अरे भूमिका धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, आज में पकड़े जाते जाते बची। मीनल ने सकपका कर कहा। कैसे? भूमिका ने उत्सुकता से पूछा। अरे पता नहीं सर को कैसे पता चल गया, वो पूछ रहे थे कि तुम सब मुझे किस नाम से बुलाते हो, अकड़ू सड़ू खड़ूस या कुछ और। मुझे लग रहा था कि कहीं सुन तो नहीं लिया, मैं तो घबरा ही गई थी। मीनल फुसफुसाते हुए बोली, हाँ तो मत बुलाया करो, सर है, थोड़ी इज्जत दिया करो, वरना आज तो बच गई। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भूमिका ने कहा, आज के बाद नहीं बुलाऊंगी यार। वैसे मैंने आरव सर से यह भी कह दिया है कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम्हें कुछ न कहे, उसके बदले में मुझे डांट ले तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आरव सर के कहर से तुम्हें बचाकर मैं रख लूंगी। मीनल ने इठलाते हुए कहा। मीनल की यह बात सुनकर अचानक से भूमिका को मीनल पर प्यार उमड़ पड़ा और वह अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और उसने मीनल को अपने गले लगा लिया। उसकी आंखें भर आई थी, क्योंकि मीनल की वजह से ही वह वहां से निकलने की हिम्मत जुटा पाई थी, और उसी की वजह से ये जॉब भी इसे मिली थी। सच्चे मायनों में मीनल उसकी कुछ न होते हुए भी उसकी बहुत कुछ थी। अरे क्या हुआ मेरी जान, ब्रेव गर्ल को, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगी, तुम चिंता मत करो। भूमिका, मीनल ने भूमिका की पीठ थपथपाते हुए कहा। अब चलो काम करते हैं, क्या पता वो खड़ूस हम लोगों पर नजर रख रहा हो और आकर फायर हो जाए, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। मीनल ने फ्लो में बोल दिया। मीनल, फिर से तुम शुरू हो गई, अभी अभी क्या कहा था? भूमिका ने मीनल को आंख दिखाई। अरे सॉरी, वो क्या है ना, आदत पड़ गई है ना, अब जाते जाते जाएगी। मीनल ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाकर कहा। चलो काम करते हैं, आओ बैठो, भूमिका मुस्कुराती हुई बोली। और फिर दोनों काम करने लगे। एक हफ्ते राजी खुशी बीत गया। आरव रोज की तरह आता और ऑफिस देखता। उसका दिल करता कि वह भूमिका को बुलाए और उससे बातें करे, लेकिन उसकी झिझक थी कि उसे रोक देती थी। और तो और जब कभी उसके पास भूमिका को बुलाने का मौका भी होता तो न जाने क्यों वह भूमिका से ना कहकर मीनल को कहता और मीनल को ही भूमिका को समझा देने का जिम्मा सौंप देता था। शायद उसका खुद का ईगो ही उसे भूमिका से बात करने से उसे रोक देता था। और तो और उसके अंदाज और उसके हाव भाव में भी विशेष परिवर्तन नहीं आया था, वह अब भी उसी अना और उसी अकड़ने रहता था जैसे पहले था। यह बात भूमिका को कहीं न कहीं पिंच भी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आरव ऐसा नहीं है जैसा अब हो गया है। वो कैसे भूल सकती है उस आरव को जो उसे ट्रेन में मिला था, जो उसके साथ शरारतें कर रहा था, जो उससे शादी में मिला था, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था और किसी सिरफिरे की तरह उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। उस आरव और इस आरव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन वह ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इन एक हफ्तों में आरव ने भूमिका के बारे में काफी सोचा और कहीं न कहीं भूमिका को इस तरह परेशान देखकर वह उसे उसकी परेशानी से निकालने का उपाय सोच रहा था। भूमिका की सबसे बड़ी परेशानी थी उसके पापा का इलाज करवाना। अगर भूमिका के पापा आज सही सलामत होते तो भूमिका को ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, और इलाज में हो रही लापरवाही की वजह से उनकी रिकवरी इस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी।
यही बात आरव को परेशान कर रही थी और वह भूमिका की मदद भी करना चाहता था, लेकिन वो यह बात डायरेक्ट भूमिका से ना तो कहना चाहता था ना ही कह सकता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भूमिका को इस परेशानी से वो कैसे निकाले। अगले दिन आरव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी उसके पास रखा हुआ फोन बज उठा। आरव ने फोन उठाया, बाहर गेट के गार्ड का फोन था। हेलो, आरव ने फोन उठाते ही कहा, सर कोई नितिन साहब मिलने आए हैं आपसे, गार्ड ने बताया। नितिन? कौन नितिन? आरव का माथा सिकुड़ गया। साहब वो कह रहे हैं कि आप उन्हें जानते हैं, आप इनसे मिल चुके हैं, गार्ड ने कहा। रुको मैं देखता है, कहकर आरव ने अपने लैपटॉप को खोला और उसमें कुछ देखने लगा, शायद बाहर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। बाहर नितिन खड़ा था, वही नितिन जिसको भूमिका ने उसी के ऑफिस में सबके सामने कुत्तों की तरह मारा था। आरव की आंखें सिकुड़ गई। वह सोचने लगा कि नितिन यहाँ किस मकसद से आया है। उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा और फिर गार्ड को उसे अंदर भेज देने की परमिशन दे दी और सतर्क होकर बैठ गया। नितिन का इस तरह आना उसे रास नहीं आ रहा था। उसकी छठी इंद्री उसे सचेत कर रही थी। नितिन चलता हुआ सीधा आरव के केबिन के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। आरव ने औपचारिकता बस नितिन को बैठने के लिए कहा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि अचानक से नितिन यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। नितिन तुम अचानक से यहाँ कैसे, आखिरकार पूछ ही लिया। आरव ने, मैंने सोचा कि आज तुमसे मिलता चलूं, आखिर तुम लोग मेरे पुराने मित्र हैं, तो तुम लोगों को बधाई तो बनती है। नितिन ने तंजिया लहजे से कहा, मतलब किस बात की बधाई? आरव ने आंखें सिकोड़कर हैरानी से पूछा। बताऊंगा, सब बताऊंगा। यार इतने दूर से आया हूँ तो चाय काफी कुछ पिलाओगे क्या? अब इतनी भी हैसियत नहीं है मेरी, कम से कम इतना तो करो यार, नितिन ने कहा। ओह सॉरी कहकर आरव ने अपने पियून को बुलाया और नितिन के लिए काफी लाने के लिए कहा। और बताओ कैसा चल रहा है काम धाम? नितिन ने पूछा। बस ठीक है, चल रहा है, आरव ने कहा। नितिन का यहाँ आना आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वह सीधे उसको जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। प्रदीप कहाँ है? नितिन ने पूछा। भैया दूसरी यूनिट पर है, तुम बताओ कैसे यहाँ आना हुआ? आरव ने उत्सुकता से पूछा। आरव, मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे इतने दिनों के रिलेशन को तुम लोगों ने एक झटके से खत्म कर दिया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नितिन बोला। नहीं नहीं नितिन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आरव ने सकपकाकर पूछा। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्यों तुम लोगों ने उस लड़की को नौकरी पर क्यों रख लिया, जिसकी वजह से मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर, मेरी इतने सालों की बनी बनाई इज्जत और मेहनत मिट्टी में मिल गई? नितिन ने तैश में आकर कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? आरव ने सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनकर पूछा। आरव बाबू, ये जो तुम अनजान बनने का दिखावा कर रहे हो, मुझसे मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं भूमिका की बात कर रहा हूँ, जिसको तुम लोगों ने अपने यहाँ काम पर रख लिया, जबकि तुम लोग जानते हो उसी की वजह से कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अगर तुम्हें वो पसंद आ गई थी तो मुझे बताते, हम और तुम अलग थोड़े ना थे, मैं तुम्हें खुशी खुशी उसे सौंप देता, लेकिन तुमने जो ये किया वो ठीक नहीं किया। नितिन गुस्से से बोला। नितिन पहले तो थोड़ा अपना लहजा दुरुस्त करो, ये मत भूलो कि ये तुम्हारा ऑफिस नहीं मेरा ऑफिस है। और रही बात भूमिका की, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुद चलकर हमारे पास आई थी जॉब के लिए, इसलिए अपने दिमाग से यह गलत फहमी निकाल दो। अब रही बात तुम्हारे इज्जत और रुतबे की है, तो वो किसी और ने नहीं, तुमने खुद ही उसे बर्बाद किया है। मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो बर्बादी की तरफ जाता है, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुनी कर दी। आरव ने नितिन को आईना दिखाया। आरव, मैं सब समझता हूँ, ये अपनी समझ अपने पास रखो, मैं यहाँ तुमसे समझ लेने नहीं आया हूँ, बस ये कहने आया हूँ कि उस लड़की को अपने ऑफिस से निकाल दो, वो लड़की ठीक नहीं है। नितिन ने कहा। कौन कैसा है, इसकी समझ मुझे है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है,
तुम जानते क्या हो उस लड़की के बारे में जो उसके लिए ऐसा बोल रहे हो? आरव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। आरव, आज मेरे सितारे गर्दिश में है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा। तुम्हारा जो बिजनेस है उसके हिसाब से आगे भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो एक मामूली से लड़की के लिए हमारा तुम्हारा रिश्ता खराब हो, ये ठीक नहीं है। इस सड़क छाप लड़की के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो। मुझे लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। अगर तुम्हें वह लड़की चाहिए थी तो मुझसे बताते, मैं खुद उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देता। हमारा तुम्हारा स्टैंडर्ड एक जैसा है, तो तुम चाहो मैं चाहूँ, बात तो एक ही है ना। लेकिन इस तरह की हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया। ऐसी लड़कियों की कोई औकात नहीं होती, इनको तो बस पैसे चाहिए होते हैं। इन्हें एक रात की दुल्हन बनाओ, सुबह पैसे मुंह पर फेंक दो और बस ये खामोश रहेगी। मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा। तुम जैसे समझदार आदमी को यह शोभा नहीं देता कि गले में हड्डी लटका कर घूमो। इससे बेहतर है कि आम खाओ और गुठली फेंक दो, क्यों कि ऐसी लड़कियां इसी लायक होती है। नितिन ने नफरत से कहा। नितिन! आरव चीख पड़ा। आरव का पारा चढ़ने लगा। उसका दिल कर रहा था कि नितिन को उठाकर पटक दे और खूब मारे। अरे यार, तुम तो चिल्लाने लगे। इतना भी क्या पसंद आ गई? इतना भी कौन सा लगाव हो गया? उस 2 टेक की लड़की से तुम शादी करने से तो रहे नहीं। बताओ, क्या तुम उसे अपनी बीबी बनाओगे? बोली नहीं न। तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता था। फिर क्यों एक लड़की के लिए मुझे दुश्मन बना रहे हो? नितिन ने बेशर्मी और बेहयाई की हदें पार कर दी। नितिन, मुझे लगता है कि नौकरी चली जाने से और इस तरह सरेआम सबके सामने थप्पड़ खाने से तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से, वरना उस लड़की का हाथ तो सिर्फ तुम्हारे गालों पर पड़ा था। मैं मारूंगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम घटिया आदमी नहीं देखा, जो एक मजबूर, बेबस और बेसहारा लड़की के बारे में इतनी घटिया सोच रखता है। इसके पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम्हें मारते मारते अपने ऑफिस से बाहर निकालूं, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से से आरव के नथुने फड़फड़ाने लगे और आंखों में खून उतरने लग गया था। ओह, लगता है उस लड़की ने अपनी जवानी का स्वाद तुम्हें चखा दिया, तभी तुम उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो। वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, साली पीस ही कमाल की है। उसका जिस्म ही ऐसा है कि बदन का खून उबाल मारने लगता है। इसी वजह से तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जल्दबाजी कर बैठा। अगर थोड़ा सा भी आराम से सब करता तो यह नौबत ही नहीं आती। वैसे आरव बाबू, एक काम करना, जब तक तुम्हें उसके साथ मजे करना हो करो, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे भी उसका स्वाद जरूर चखा देना। नितिन बेशर्मी से हंसा। बस आरव के बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने एक ही झटके में नितिन का कॉलर पकड़कर उठा लिया। उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से से उसका बदन कांपने लगा। नितिन की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब अगर एक भी लफ्ज तूने भूमि के बारे में गलत कहा तो मार मार के यही तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा साले। समझ क्या रखा है उसे तूने? उसने बहुत सही किया तेरे साथ। मैं तो कहता हूँ उसने यह सब करने में देर कर दिया। उसे बहुत पहले ही ये सब करना चाहिए था और तुझे अपने हाथों से नहीं, तुझे तो अपने जूते से मारना चाहिए था उसे। दफा हो जा यहाँ से। गुस्से से आरव का पारा चढ़ गया था। आरव, तुम बहुत पछताओगे। इन लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। तुम उस 2 कौड़ी की रंडी के लिए मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उसे तो मैं धंधा करने को मजबूर कर दूंगा। उसने मुझे पंगा लिया है, उसका बहुत बुरा अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इस शहर में रहना मुहाल कर दूंगा उसका। अब वो देखेगी कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। नितिन ने आरव को धमकी देते हुए कहा। आरव नितिन की यह बात सुनकर मानो पागल हो गया। वह अपना आपा खो बैठा। उसने नितिन को गले से पकड़कर उठा लिया और अपने टेबल पर उठाकर दे मारा।
टेबल का कांच टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके बाद तो जैसे आरव को दौरा पड़ गया। अपने मुक्के से वह नितिन को बुरी तरह मारने लगा। नितिन की चीखों से मानो पूरा केबिन गूंज उठा। आरव की मार खाकर नितिन भैंसे की तरह डकरा रहा था, लेकिन उसकी चीख जैसे आरव को सुनाई भी नहीं पड़ रही थी। वह तो नितिन को कुत्ते की तरह मार रहा था, वो भी अपनी पूरी ताकत से। आरव के मुक्के से नितिन का चेहरा, नाक और मुंह फट गया था और उसमें से खून निकल रहा था। इसके अलावा आरव को भी हाथ में बहुत चोट आई थी, क्योंकि उसके टेबल का कांच टूट गया था और मारने में की धुन में उसका हाथ उस टूटे हुए कांच से जाकर लग गया था, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी और कट गया था और उसमें से खून की धार निकल रही थी। लेकिन आरव को कब उसकी परवाह थी। वह तो भूमिका के बारे में इतनी घटिया बातें सुनकर मानो गुस्से से पागल हो गया था और नितिन पर बुरी तरह पिल पड़ा था। नितिन के इस तरह चिल्लाने से बगल के केबिन में बैठे आरव के पापा दौड़कर आए और जब उन्होंने आरव को नितिन को इस तरह बुरी तरह मरते देखा तो घबरा गए, क्योंकि आरव की मार खाकर नितिन अधमरा सा हो गया था। लेकिन उसके बाद भी आरव तो जैसे पागल हो गया था। वह अब भी नितिन को मारे जा रहा था और बड़बड़ाते जा रहा था। आरव के पापा ने जबरदस्ती आकर आरव को नितिन से अलग करने की कोशिश की, लेकिन आरव किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। नितिन की चिल्लाहट सुनकर कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरव को खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन बार बार आरव उन सबको धक्का देकर दोबारा से नितिन को मारने लगता। उसके खुद के और नितिन के मिले जुले खून से उसके आरव के सारे कपड़े सन गए थे। आखिरकार जब आरव किसी के काबू नहीं आया तो आरव के पापा खुद आकर आरव के कहर से नितिन को छुड़ाने लगे, लेकिन आरव ने जब उन्हें भी हटाना चाहा तो उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ आरव को जड़ दिया। आरव चौंक पड़ा और उसका हाथ रुक गया। अब उसे मार डालोगे क्या? देख रहे हो उसका क्या हाल कर दिया तुमने। थोड़ा और मार दोगे तो वह मर जाएगा। ऐसा क्या हो गया जो उसे इस तरह से मार रहे हो? आरव के पापा ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। हाँ पापा, इसे मैं जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने समझ क्या रखा है? आरव फिर से उछलने लगा और नितिन को मारने के लिए लपका। ऐसा क्या कह दिया इसने जो तुम इस कदर इस पर पिल पड़े? अगर ये मर जाता तो तुम्हें जेल हो जाती। आरव के पापा ने आरव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। वो मुझे मंजूर है, लेकिन इसने जो कहा है उसके बाद तो इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरव गुस्से से मानो पागल हो गया था। नितिन जमीन पर पड़ा कराह रहा था, उसके नाक से मुंह से खून बह रहा था। आरव ने मारकर उसका आंख, नाक और मुंह फोड़ दिया था और कांच लगने से उसके सिर से भी खून निकल रहा था। रमेश, तुम इसे फौरन किसी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाओ, आरव के पापा ने कहा। रमेश जल्दी से आया और नितिन को उठाने लगा। उसके साथ हेल्प करने के लिए कंपनी के और कर्मचारी भी लग गए। क्यों क्यों मारा तुमने उसे इतनी बुरी तरह? क्यों? क्या किया था उसने? आरव के पापा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। पापा, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। जानते हैं उसने क्या क्या बोला? आरव ने कहा। हाँ बताओ, ऐसा क्या कह दिया इसने कि तुमने इसे मार मार कर अधमरा कर दिया? पापा, उसने भूम। अचानक से आरव कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया हो। क्या क्या? बोल, आगे बोल, पापा जी ने चिल्लाकर कहा। पापा, वो ऑफिस में आकर धमकी दे रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में आकर मुझे कुछ भी कह सकता है? आरव ने भूमि वाली बात छुपा ली। और तू जानवर बन गया? कोई इतनी बुरी तरह से किसी को मारता है क्या? कितना खून निकल रहा था मालूम? आरव के पापा ने कहा। अचानक से आरव के पापा का फोन बजा और वो बात करते करते बाहर चले गए। आरव अभी भी गुस्से से अपने नथुने फड़फड़ा रहा था। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से से ही अपने टेबल पर जोर से हाथ मारा। आधा शीशा तो पहले से टूटा था, जो बचा खुचा था वो और टूट गया। लेकिन इस बार शीशे के टूटने की आवाज के साथ साथ आरव के जोर से चीखने की आवाज भी साथ साथ आई।
आरव ने अपना हाथ मारकर खुद अपने हाथों को उठा लिया और दर्द से चीख पड़ा और अपने हाथों को उठाकर देखने लगा। आरव का हाथ पहले से कट गया था और जख्मी था और इस बार हाथ मारने से उसमें से बेतहाशा खून निकल रहा था। आरव ने अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से थाम लिया और दर्द से दोहरा हो गया। मीनल और भूमिका और बाकी सब लोग ऑफिस के बाहर मजमा लगाए खड़े थे। आरव के हाथों से जोर से तेजी से खून निकल रहा था, लेकिन मीनल या किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर देख भी लेता, क्योंकि इस वक्त आरव बहुत ज्यादा गुस्से में था। मीनल आरव के हाथ से खून टपकता देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरव के पास चली जाती। लेकिन भूमिका से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह भाग कर गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई और सीधा आरव के ऑफिस में घुसने लगी। मीनल ने भूमिका का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो, देख रही है कि वो कितने गुस्से में है, अभी सारा कहर तुझ पर ही टूट पड़ेगा, रहने दे। मीनल ने भूमिका को रोकते हुए कहा। अरे मीनल, देख रही हो कि कितना खून निकल रहा है, उनके हाथ से कितना चोट लग गया है, ऐसे कैसे रहने दूं, भूमिका ने चिंता से कहा। भूमिका, पागलपन मत करो, तुमने अभी अभी देखा न आरव का गुस्सा, खून निकल रहा है, निकलने दो, क्यों फट्टे में टांग अड़ा रही है। वैसे भी सर को लड़कियों से एलर्जी है, वो नॉर्मल रहने पर तो अपने आप को लड़कियों से दूर रखते हैं और किसी को अपने पास फटकने नहीं देते हैं, और अभी तो इतने गुस्से में है, सोच तेरा क्या हाल करेंगे। मीनल ने भूमिका को समझाया। मीनल, चोट में पट्टी बांधना जरूरी है, नहीं तो काफी खून निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गुस्से में डांट देंगे, सुन लूंगी, लेकिन उनके डांटने से ज्यादा इस वक्त उनके हाथों से बह रहे खून को रोकना जरूरी है, भूमिका ने कहा और अपना हाथ छुड़ाती हुई अंदर की तरफ लपकी। आरव टेबल पर झुका हुआ अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। भूमिका ने सीधा जाकर आरव का हाथ थाम लिया। आरव को किसी के छूने का एहसास मिलते ही वह तेजी से पलटकर घुमा और भूमिका को देखते ही अपना हाथ झटककर दूर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, क्या समझती हो खुद को तुम, भूमिका को देखते ही आरव फट पड़ा। सर, आपके हाथों से खून निकल रहा है, भूमिका सहम कर कहा। तो निकलने दो ना, तुम्हें मैंने बोला क्या कि आकर मेरे खून को रोक दो, वैसे भी ये जो कुछ हुआ है उसकी वजह तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। आरव ने गुस्से से भूमिका से कहा। मेरी वजह से हुआ? मैंने क्या किया? भूमिका ने मासूमियत से पूछा। मैंने क्या किया? तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन बुरा है कौन अच्छा है? गुड टच बैड टच की समझ तो है नहीं, और खुद को झांसी की रानी समझने लगती हो। किसी इंसान को पहले पहचानना सीखो फिर उसके पास जाओ, वरना ये नितिन जैसे लोग कभी भी तुम लोगों को चैन से नहीं जीने देंगे। अगर तुमने पहले दिन ही ये कदम उठा लिया होता तो नितिन की इतनी हिम्मत नहीं थी, वो आज यहाँ आकर ऐसी बकवास करता। किसी बेकसूर को तो थप्पड़ मारना आता है, और जो तुम्हें परेशान करता है उसे थप्पड़ नहीं मार सकती थी, उसके लिए सही मौके का इंतजार करती हो। आरव ने भूमिका को बुरी तरह झाड़ लगा दी। भूमिका मुंह खोले आंखें फाड़े बस आरव को देखे जा रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब मुझ पर एक मेहरबानी करो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, 100 से 200 ग्राम खून निकल जाने से मैं मर नहीं जाऊंगा। आरव गुस्से से बोला। पले पट्टी बंधवा लीजिए फिर चली जाऊंगी, चोट ज्यादा लगी है, खून भी ज्यादा निकल रहा है, भूमि ने बिना डरे हुए कहा। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, एक बार जाने के लिए बोला ना, तो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी करने को, अपना ये तांग झाम उठाओ और दफा हो जाओ मेरे सामने से। आरव गुस्से से दहाड़ा। लेकिन सर, आपके हाथ से खू, भूमिका ने कहने की कोशिश की। गेट आउट आउट, आरव अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मीनल तो अपने जगह पर कांप कर रह गई और पूरा स्टाफ तुरंत ही रफू चक्कर हो गया।
लेकिन मजाल हो जो भूमि अपनी जगह से भी हिली हो, बस वह बुरी तरह सहम गई। लेकिन अब भी वह आरव की आंखों में आंखें डाल खड़ी रही और आरव के दहकते चेहरे और गुस्से से भरी आंखों को देखे जा रही थी। हालांकि इतने तेज से डांटे जाने की वजह से उसके आंखों में आंसू जरूर भर आए थे। आरव की इतनी तेज आवाज सुनकर आरव के पापा भागते हुए आए और वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। अब क्या हुआ? अब इस बेचारी पर क्यों अपना गुस्सा उतार रहा है? क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से इसके ऊपर? इसने क्या किया? आरव के पापा ने गुस्से से कहा, देखिए ना सर, आरव सर के हाथों में इतना चोट लगा है, इतना खून बह रहा है, और जब मैं पट्टी बांधने के लिए कह रही हूँ तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। पट्टी बांधने से कम हॉस्पिटल जाने तक खून तो नहीं निकलेगा, वरना कितना सारा खून बह जाएगा। भूमिका ने रुवासी सी सूरत बनाकर मासूमियत से कहा। उसे आरव के हाथ से खून निकलता देखकर सच में तकलीफ हो रही थी और वह वास्तव में बुरी तरह परेशान थी। सही तो कह रही है, एक तो वो तेरे भले के लिए कह रही है, उस पर खमखा उसके ऊपर बिना वजह चीख रहा है। आरव क्या हो गया तुझे बेटे, क्यों कर रहा है ऐसा? आरव के पापा ने घबरा कर कहा। आरव के पापा का सह पाकर भूमिका ने बिना आरव के गुस्से की परवाह किए बिना लपक कर आरव का हाथ थाम लिया और संभाल संभाल कर चुन चुन कर कांच निकालने लगी। आरव के पापा ने आरव का हाथ पकड़ रखा था। सारे कांच निकलने के बाद भूमिका ने आरव से कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपके घाव को साफ करके पट्टी कर देती, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, जाओ यहाँ से। आरव गुस्से से बोला। भूमिका ने फिर से आरव के पापा की तरफ देखा और आरव के पापा तुरंत ही भूमिका का मतलब समझ गए। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है, इतना खून बह रहा है, बेटा तुम बांधो पट्टी में, देखता हूँ कैसे नहीं करवाता है, और जबरदस्ती आरव को पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। भूमिका अपने काम में जुट गई। उसने घाव को अच्छे से साफ किया और सारे खून को साफ किया और फिर सारे घावों पर काटन रखकर पूरे हाथ पर पट्टी लपेटने लगी। आरव भूमिका को खाजान वाली नजरों से घूरता रहा। उसका बस चलता तो वह भूमिका को कच्चा चबा जाता, लेकिन अपने पापा के सामने कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन भूमिका ने आरव के गुस्से की परवाह न करते हुए अच्छे से पट्टी कर दिया। सर, इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर अच्छे से पट्टी करवा दीजिए, बहुत सारा कांच हाथ में लगा था, अगर एक भी अंदर रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भूमिका ने आरव के पापा से कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा, मैं अभी प्रदीप को फोन करता हूँ, कहकर आरव के पापा ने प्रदीप को फोन मिला दिया और उसे सारी बातें बताने लगे। अब जाओ अपना अपना काम करो तुम सब लोग, यहाँ तमाशा नहीं हो रहा है जो सब के सब यही आकार जमा हो। तुम लोगों को तो काम न करने का बहाना चाहिए बस। और मीनल तुम इनको समझा दो, इसकी ये पहली गलती थी, आज तो मैंने इसे बख्श दिया, लेकिन आइंदा से अगर इन्होंने अपनी सीमा पार किया और जबरदस्ती मुझसे चिपकने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ले जाओ इन्हें। आरव ने गुस्से से मीनल की तरफ देखकर कहा। आरव की बात सुनकर भूमिका रुवासी हो गई और कुछ बोलने ही वाली थी कि मीनल दौड़कर आई और भूमिका को खींचकर जबरदस्ती ले जाने लगी। आरव के इस तरह रूढ़ व्यवहार करने से भूमि के आंखें भर आई, वह उदास हो आई। उसे आरव के ऐसे बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मीनल तुम ही बताओ, मैंने गलत किया क्या? तुमने देखा न उनके हाथ से कितना खून निकल रहा था, अगर मैं पट्टी नहीं बांधती तो कितना खून निकल जाता। भूमिका ने तकलीफ से भरकर कहा। आरव के बुरी तरह सिला पड़ने से वह हर्ट थी। नहीं भूमि, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने वही किया जो उस समय एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ करना चाहिए, लेकिन वो खड़ूस ऐसा ही है, बिना बात के गुस्सा करने वाला। उसकी आदत है बिना वजह किसी को भी कुछ बोल देने की। तुम उसकी बातों को अपने दिल पर मत लो, वो दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से में अपना आपा खो देता है। तुमने देखा न कि कैसे उस आदमी को मार रहा था, जैसे मारते मारते उसकी जान ले लेगा। समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था वो और किस बात पर आरव सर को इतना गुस्सा आ गया था। अगर बड़े सर नहीं होते तो आरव तो
उसे जान से मार देता। मीनल ने सहम कर कहा। भूमिका ने मीनल को कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह खामोश बैठी रही। उसको आरव की चिंता हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि एक बार वापस ऑफिस में जाकर आरव को देखे कि वह हॉस्पिटल गया कि नहीं, लेकिन वह गई नहीं। आज का आरव का गुस्सा उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। भूमिका को यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रेन में मिला हुआ वह सीधा साधा स्वीट और मासूम सा लड़का इतना गुस्से वाला भी हो सकता है। भूमि को जब से आरव ने डांटा था वह बहुत उदास थी। इस वजह से नहीं कि आरव ने उसे डांटा था, बल्कि इस वजह से कि आरव क्या से क्या बन गया। आरव को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था जितना गुस्से में उसने आज देखा था। गुस्से में उसने अपने आप को कितनी ज्यादा चोट पहुंचा ली थी। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद भूमिका घर आ गई, लेकिन ना जाने क्यों आज उसका घर पर भी मन नहीं लग रहा था। हर वक्त आरव का चेहरा ही उसके आंखों के आगे तैर रहा था। कभी स्वीट इनोसेंट ट्रेन वाला तो कभी अकड़ू सख्त और गुस्से से तमतमाया हुआ, और कभी दर्द से बेहाल हाथों अपने दर्द को पीता हुआ आरव का तकलीफ से भरा चेहरा। खाना खाकर भूमिका बिस्तर पर लेटी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। भूमिका का दिल आज बहुत बेचैन था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। आरव के इस स्वभाव की वजह वह समझ नहीं पा रही थी। तो क्या आरव मेरी वजह से ऐसा हो गया है? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भूमि ने मन ही मन सोचा। तो फिर ऐसे कैसे एक शरारती मासूम और स्वीट सा लड़का इतना गुस्सैल, रूड और अकड़ू हो गया? भूमिका हो ना हो, आरव के इस तरह बदल जाने की वजह तुम हो। भूमिका के दिल से आवाज आई। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे हो सकती हूँ? भूमिका अपने आप से बड़बड़ाई। क्यों नहीं हो सकती? आज भी जो कुछ हुआ वो भी तुम्हारी वजह से हुआ होगा। जरूर उस नितिन ने ऐसा कुछ कहा होगा जो आरव को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्या पता तुम्हारे ही बारे में उसने कुछ बोला हो, क्योंकि आरव कह रहा था कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। भूमिका मन ही मन सोच रही थी, क्या कहा होगा? ऐसा क्या बोल दिया होगा कि आरव को इस कदर गुस्सा आ गया होगा? और अगर उसने मुझे कुछ कहा भी होगा तो आरव को क्यों गुस्सा आएगा? क्या अब भी आरव मुझसे प्यार करता है? भूमिका के दिलो दिमाग में इस वक्त एक जंग चल रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मीनल मुझे बोल रही थी वह बिना मतलब के गुस्सा करने लगता है। हो सकता है ऐसे ही किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया हो, और फिर मैंने आरव के साथ जो किया है उसकी वजह से आरव तो मुझसे नफरत करता होगा। और मुझसे क्या, सभी लड़कियों से वह इसी तरह रूड व्यवहार करता है क्योंकि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। भूमिका बोली। तुमने आरव को थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया। भूमि अचानक भूमिका के दिल से आवाज आई। तो क्या करती मैं कितना डर गई थी। आरव को भी सोचना चाहिए था ना कि किसी लड़की को ऐसे अंधेरे कमरे में बंद करके बात करगा, और उस पर वो लड़की जो पहले से अंधेरे से डरती हो तो ऐसा ही रिएक्ट करेगी ना। हो सकता है कि आरव का कोई गलत इरादा ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे कौन करता है? मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। गलती आरव की है, और ऊपर से वह अकड़ू मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। पहले कितना आगे पीछे घूमता रहता था, अब तो देखता भी नहीं है। भूमि ने उदास होकर सोचा। तो तुझे क्यों चिंता हो रही है? देखता नहीं तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू वहाँ पर काम करने जाती है, बस कोई देखे या ना देखे क्या फर्क पड़ता है? भूमि के दिमाग से एक बार फिर से आवाज आई। वही तो, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? वैसे भी वो बड़ा आदमी है तो मुझे ही खुद को संभालना पड़ेगा, वरना सब कोई मुझे हो दोष देंगे। आज जो मैंने किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया। कितना खून बह रहा था उसके हाथ से, कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही करती। इतना खून बह रहा था फिर भी अकड़ थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। मीनल ने बिल्कुल सही नाम दिया है, खड़ूस सड़ू अकड़ू कही का। भूमि मन ही मन बड़बड़ाई। तभी भूमिका को ट्रेन का वह सीन याद आ गया जो उसके सामने बैठकर आरव उसकी नकल करते हुए बिस्किट खा रहा था। न चाहते हुए भी भूमि के ओठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई।
अचानक से जैसे भूमि को कुछ याद आया हो, वो झट से उठी और उसने ट्रेन में दी हुई उसकी किताब को निकाल लिया और उसके बाद अपना मोबाइल फोन लेकर फटाफट उसने एक ईमेल आईडी बनाई और उसी नाम से प्रतिलिपि पर अकाउंट क्रिएट किया। नाम सोचते सोचते ही उसके दिमाग में हर हर लाइन के नीचे लिखा हुआ नाम अजनबी आया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अजनबी ही लिखा दिया। उसने फटाफट किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और फिर उसे उस किताब के बीच में कई सारे स्टिकी नोट चिपके हुए मिल गए। भूमिका ने मुस्कुराते हुए एक स्लिप का लिखा हुआ टाइप करना शुरू कर दिया। सुबह के मध्यम सी धूप का मैं अधखिला गुलाब हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द जलकर पिघले जो वो आफताब हूँ। तुम्ही को देखकर ही जिंदगी से मोहब्बत हो जाती है, बाकी दुनिया के लिए तो मैं अब भी बहुत खराब हूँ। आपका अजनबी लिखकर भूमि ने पोस्ट कर दिया। अचानक से उसे न जाने क्या सूझा, उसने 15-20 बड़े बड़े राइटर को फॉलो किया और 8-10 लोगों को और फॉलो किया और फिर दोबारा से पन्ने पलटकर कुछ ढूंढने लगी और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक पड़ी, उसे एक और नोट मिल गया। उसने जल्दी जल्दी उसे भी टाइप करना शुरू कर दिया। तुम सर्दी की गुनगुनी सी धूप में गर्मी का तपता सूरज, मैं हूँ पत्थर सा बदरंग कठोर, तुम संगमरमर की मूरत, मेरे नजरों ने तुम्हें क्या देखा, नजारे ही बाकी भूल गए, खामोश हो गया हूँ मैं, दिख गई है जब से तुम्हारी सूरत। आपका अजनबी लिखकर भूमिका ने पोस्ट किया और फिर अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाकर सोने लगी। सोते वक्त भी उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। करीब एक हफ्ते तक आरव ऑफिस नहीं गया। ऐसा कहो कि घर वालों ने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। प्रदीप ने अपने पापा के आने जाने के लिए ड्राइवर का बंदोबस्त कर दिया जो उन्हें ऑफिस लेकर जाता और छोड़ता भी था। आरव बार बार ऑफिस जाने की जिद करता लेकिन उसकी शालिनी भाभी और मम्मी दोनों उसे जाने नहीं देती थी और उनका साथ देने के प्रदीप और पापा जी भी तैयार रहते थे। आखिरकार एक हफ्ते बाद आरव ऑफिस जाने जिद पर अड़ गया तो फिर प्रदीप ने उसे इस शर्त पर जाने की परमिशन दी कि गाड़ी वो खुद नहीं ड्राइवर ले जाएगा। आरव के इस शर्त के मंजूर करने के बाद घर वालों उसे दोबारा ऑफिस जाने की अनुमति दे दी और तब से आरव वापस जाने लगा। हालांकि अब भी उसके हाथ का घाव ठीक नहीं हुआ था लेकिन पहले से काफी बेटर था। आरव को दोबारा से ऑफिस आते हुए करीब करीब एक हफ्ते बीत चुके थे। कोई हंगामा कोई बवाल नहीं हुआ, न ही आरव और भूमिका की मुलाकात हुई और न ही भूमिका ने आरव से कुछ पूछा। अब उसका हाथ ठीक था, वह अपने ऑफिस में बैठा था और कंपनी के कामों में उलझा था। अचानक से आरव के यूनिट के सामने प्रदीप की गाड़ी आकर रुकी। वह अपनी गाड़ी से उतरा, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह भागता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा और उनके पैरों में झुक गया और उनके चरण स्पर्श कर लिए। वह आज बहुत खुश था और उसकी खुशी उनके चेहरे से साफ साफ दिख रही थी। अरे प्रदीप, क्या हुआ बेटा, तुम अचानक से यहाँ कैसे? आरव के पापा ने प्रदीप को अचानक से आया देखकर हैरानी और उत्सुकता से पूछा। पापा मत पूछिए, आज हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है, ये लीजिए मिठाई खाइए। प्रदीप खुश होते हुए बोला और अपने डिब्बे से मिठाई निकालकर उसने अपने पापा के मुंह में डाल दिया। उसके पापा मिठाई खाते हुए बोले, लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही, और ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? प्रदीप के पापा ने मिठाई खाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पापा अभी अभी उस कंपनी से मेल आई है, हमारा कोटेशन और डिजाइन अप्रूव हो गया है और कंपनी ने यह कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए कल आपको लेकर आ जाऊं। यही खुशखबरी सुनने के लिए भागता हुआ आया हूं क्योंकि ये जो हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है आपके आशीर्वाद से मिला है। प्रदीप खुश होकर चहकते हुए बोला, अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे, लेकिन इस बार मेरे आशीर्वाद से नहीं, तुम दोनों भाइयों की मेहनत से यह हो पाया है बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान करे ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहो, प्रदीप के पापा ने कहा और दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। तुमने यह बात आरव को बताई कि नहीं?
प्रदीप के पापा ने पूछा, नहीं पापा, अभी नहीं, अभी तो सीधा आपके पास आया हूँ जिससे सबसे पहले यह खुशखबरी आप तो सुना पाऊँ। कहा है आरव, अब मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। प्रदीप खुशी से चहकते हुए बोला, कहाँ होगा? अपने ऑफिस में बैठा होगा, वही मिलेगा। प्रदीप, बेटा एक बात कहूँ, तुम पर्सनली जाकर उस लड़की को थैंक यू बोल देना, उसी की बदौलत हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर उसने हमारी हेल्प नहीं की होती और खुद आगे बढ़कर उसने मीटिंग नहीं फिक्स करवाया होता तो फिर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। प्रदीप के पापा ने कहा, जी पापा, आप सही कह रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने में उस लड़की का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उसे बोल देता हूँ थैंक यू, आप चिंता न करें। प्रदीप ने कहा, पापा मैं जाकर आरव को यह खुशखबरी सुनाता हूँ, वह यह खबर सुनकर खुश हो जाएगा। प्रदीप बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ, आरव को ही क्यों, पूरे ऑफिस को यह खुशखबरी सुनाओ। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसके लिए सब लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारे कर्मचारी नहीं, हमारा परिवार है, इन्हीं की बदौलत हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल कर लो, जाओ। प्रदीप के पापा ने कहा, जी पापा। प्रदीप ने कहा और फिर भागते हुए आरव के केबिन में पहुंचे और फिर उन्होंने आरव को भी मिठाई खिलाई और खुशी से चहकते हुए आरव को भी यह खुशखबरी सुनाई। आरव भी यह सुनकर खुश हो गया। आरव, मैं जा रहा हूँ उस लड़की को थैंक यू बोलने, इस ऑर्डर को पाने में कहीं न कहीं इस लड़की का बहुत बड़ा योगदान है, वो अगर नहीं होती तो हमें ये ऑर्डर कभी नहीं मिलता। प्रदीप ने कहा। इतना कहकर प्रदीप जल्दी से बाहर निकल गया और सीधा मीनल और भूमिका के ऑफिस में पहुंचा। प्रदीप को देखकर भूमिका चौंक गई और मीनल भी दोनों सहम कर खड़ी हो गई। इसके अलावा और भी स्टाफ जो वहां थी अचानक से प्रदीप को देखकर चौंक गई और खड़ी हो गई। भूमिका, मीनल, तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रदीप खुश होकर बोला, कैसी खुशखबरी सर? मीनल ने उत्सुकता से पूछा। हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो हमारे हाथ से निकल गया था, प्रदीप ने चहकते हुए कहा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीनल मुस्कुराती हुई बोली। थैंक यू मीनल, इस बधाई की असली हकदार भूमिका है, अगर वो नहीं होती तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिलता, तो सबसे पहले भूमिका का मुंह मीठा कराना बनता है, कहकर प्रदीप ने अपने डिब्बे से मिठाई निकाली और भूमिका की तरह बढ़ाया। भूमिका ने मुस्कुराते हुए प्रदीप के हाथ से मिठाई ले लिया और खा लिया। प्रदीप ने मीनल को भी अपने डिब्बे से मिठाई निकाल कर दी और फिर अपने पियून रमेश को बुलाकर उसने पूरे ऑफिस में मिठाई बांट देने के लिए कहा और पूरा डिब्बा उसे पकड़ा दिया। 1 मिनट सर, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, आप भी मुंह मीठा कीजिए, कहकर भूमिका ने डिब्बे से एक पीस मिठाई निकाली और प्रदीप को खिलाया और उसी का देखकर मीनल ने भी ठीक वैसा किया। पूरे ऑफिस में इस वक्त खुशी का माहौल था। सर, सिर्फ मिठाई, आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी है तो पार्टी बनती है क्यों? भूमिका, मीनल ने बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या करना चाहिए? प्रदीप ने कहा। सर, अब जिसकी वजह से हाथ से निकला हुआ ऑर्डर वापस आया है उसी से पूछ लीजिए कि क्या होना चाहिए। मीनल ने भूमिका को देखते हुए कहा। ये तुमने बहुत सही बात बोली है मीनल, बताओ भूमिका, क्या पार्टी लोगी? आज मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम जो कहो वो मैं कर दूंगा। सर, वैसे तो इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन अगर आप अपनी खुशी से कुछ करना चाहते हैं तो फिर एक काम कर सकते हैं। ये कंपनी हमारा परिवार है और जैसे परिवारों में कोई खुशी होने पर पार्टी दी जाती है, ऐसे ही अपने सभी कर्मचारियों को एक पार्टी दे दे। अभी पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ है उससे कंपनी में काफी टेंशन का माहौल है। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने से कंपनी में काम कर रहे लोगों को एक नया माहौल मिलेगा और साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और कंपनी के लोगों के साथ आपकी और मजबूत बॉन्डिंग और रिश्ता कायम हो जाएगा। भूमिका ने सकुचाते हुए कहा। वेरी गुड आइडिया, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है भूमिका। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद एक शानदार पार्टी का अनाउंसमेंट कर देता हूँ। इतना कहकर प्रदीप घुमा और फिर उसने कहा, अटेंशन प्लीज माय डियर एम्प्लॉय, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
और इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलवाने में भूमिका का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं आज से ठीक एक हफ्ते बाद यानी संडे के दिन अपने इस कंपनी में एक शानदार पार्टी रख रहा हूँ। चूंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पार्टी में पार्टिसिपेट करें और एंजॉय करें। सब लोगों के चेहरे खिल गए और सब लोग तालियों के गड़गड़ाहट से अपना उत्साह दिखाने लगे। रुको रुको रुको, प्रदीप ने अपना दोनों हाथ उठाकर सबको रोका। सब खामोश हो गए और साथ ही साथ हम सब मिलकर भूमिका का वेलकम करेंगे, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन का मौका हमें मिला है ये भूमिका की बदौलत ही मिला है। अगर वो नहीं होती तो शायद हम ये मौका नहीं मिलता, कहकर प्रदीप तालियां बजाने लगा और उसके साथ साथ सब लोग तालियां बजाने लगे और चीयर करने लगे। भूमिका की गर्दन शर्म से झुक गई, उसके चेहरे पर लाली तैर गई। इतना सम्मान पाकर वह गदगद हो गई। उसने अपनी नजर उठाकर मीनल की तरफ देखा। वो न जाने किन ख्यालों में गुम थी। मीनल को आज पहली बार भूमिका की इस कदर तारीफ अच्छी नहीं लग रही था। न जाने क्यों भूमिका की इतनी तारीफ से वह जल रही थी, जैसे उसका दिल एक अजब सी उलझन में गिरफ्तार हो गया हो। भूमिका के बढ़ते हुए रुतबे और अहमियत से उसके दिल में भूमिका से ईर्ष्या पैदा हो गई, जो मीनल और भूमिका दोनों के लिए सही नहीं था। कहते हैं ना, इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है। अगर दोस्त को कोई मुसीबत होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त खुद से ज्यादा कामयाब होने लगता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और ठीक वही मनस्थिति इस समय मीनल की थी। उसे भूमिका का बढ़ता रुतबा और अहमियत रास नहीं आ रहा था। अचानक से उसका दिमाग भूमिका के बारे में गलत सोचने लगा। पहले शालिनी भाभी का उसे बुलाकर भूमिका को कंपनी में लाने के लिए कहना, भूमिका के आ जाने से हाथ से गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाना और उसका जबरदस्ती आरव के हाथ में पट्टी बांधना और अब उसके सम्मान के लिए पार्टी रखना। मीनल को आज पहली बार कहीं न कहीं भूमिका के इस बढ़ते इज्जत अहमियत से चिढ़ मचने लगी और उसे इतनी ज्यादा अहमियत मिलने से मीनल के इंसानी दिमाग में पैदा हुए नफरत के बीज को खाद पानी देना शुरू कर दिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ।